दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल KTV स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं एक चतुर व्यापारी की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राघव था। राघव बचपन से ही बहुत होशियार और चतुर था। उसका दिमाग तेज था और वह हर परिस्थिति में अपनी समझदारी से समाधान निकाल लेता था। हालांकि उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन राघव ने कभी हार नहीं मानी। उसके पिता एक छोटे किसान थे जिनकी कमाई इतनी नहीं थी कि परिवार का गुजारा आसानी से हो सके। गांव में अक्सर लोग राघव की तारीफ करते थे कि वह बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा, लेकिन कुछ लोग उसकी चतुराई को उसके घमंड का नाम देकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। राघव ने ठान लिया था कि वह अपनी मेहनत और चतुराई से कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो। एक दिन गांव में मेला लगा। राघव ने देखा कि कई व्यापारी दूर दूर से आए हैं और अपने सामान बेच रहे हैं। उसने गौर किया कि लोग अनजाने में कई चीजों के लिए ज्यादा पैसे दे रहे थे, क्योंकि उन्हें चीजों की सही कीमत का अंदाजा नहीं था। राघव ने इसे अपने पहले मौके के रूप में देखा। वह अपने घर गया और अपनी माँ से उनकी पुरानी चूड़ियां मांगी। माँ ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, इनसे क्या करोगे? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, इनसे हम अपनी नई शुरुआत करेंगे। राघव ने उन चूड़ियों को अच्छी तरह साफ किया और उन्हें मेला में ले जाकर बेचने का निश्चय किया। लेकिन बेचने का तरीका आम नहीं था। उसने एक छोटा सा मंच बनाया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, आओ आओ, जादुई चूड़ियां जो पहनते ही आपकी किस्मत बदल देंगी। लोगों की भीड़ उसके पास इकट्ठा होने लगी। एक महिला ने पूछा, कैसी जादुई चूड़ियां? राघव ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, ये चूड़ियां पहनने से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। ये केवल चूड़ियां नहीं बल्कि वरदान है। लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए और देखते ही देखते सारी चूड़ियां बिक गईं। राघव ने अपनी पहली कमाई की, लेकिन उसके मन में एक बड़ा सपना पल रहा था। राघव ने सोचा कि अगर सही समझदारी और चतुराई से काम किया जाए तो वह व्यापार में बड़ा नाम कमा सकता है। उसने अपने मुनाफे का इस्तेमाल गांव में एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए किया। शुरुआत में लोग उस पर हंसे, लेकिन धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। उसकी खासियत थी कि वह हर ग्राहक की जरूरत समझकर उन्हें सामान बेचता था। उसने लोगों का भरोसा जीतना शुरू कर दिया। वह गांव के अलावा आसपास के इलाकों में भी अपने सामान पहुंचाने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया जो दूर दूर तक अपने लालच और चालाकी के लिए प्रसिद्ध था। उसने राघव की दुकान देखी और सोचा, यह छोटा व्यापारी मेरे लिए खतरा बन सकता है, इसे हराना होगा। उसने राघव को धमकी दी, या तो मेरी शर्तों पर व्यापार करो या यह गांव छोड़ दो। राघव ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, आपकी ताकत बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरा आत्मविश्वास और ईमानदारी मेरे साथ है। देखते हैं कौन जीतता है। राघव ने एक योजना बनाई। उसने गांव के लोगों को मुफ्त में सामान देना शुरू कर दिया और साथ ही यह ऐलान किया कि जो भी ग्राहक अपनी जरूरत बताकर सामान ले जाएगा वह हमेशा के लिए उसका खास ग्राहक रहेगा। यह बात दूर दूर तक फैल गई। जल्द ही उस बड़े व्यापारी का व्यापार ठप हो गया और उसे गांव छोड़ना पड़ा। इस जीत के बाद राघव का नाम पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। उसकी चतुराई और ईमानदारी ने उसे गांव का सबसे भरोसेमंद व्यापारी बना दिया। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। राघव ने तय किया कि अब वह और भी बड़े सपने पूरे करेगा। राघव की चतुराई और मेहनत की गूंज अब आसपास के गांवों तक पहुंचने लगी थी। उसने तय किया कि सिर्फ अपने गांव तक सीमित रहना सही नहीं होगा। उसने अपने मुनाफे का इस्तेमाल करके एक बैलगाड़ी खरीदी और उसमें सामान भरकर पास के गांवों में बेचने जाने लगा। राघव ने हर गांव के लोगों की जरूरतें समझने की कोशिश की। उसने देखा कि एक गांव में खेती के औजारों की कमी है, दूसरे गांव में सस्ते कपड़ों की मांग है और कहीं अच्छी गुणवत्ता के अनाज की जरूरत है। उसने अपने व्यापार को इन जरूरतों के आधार पर ढाल लिया। एक दिन राघव को पता चला कि एक बड़े गांव में मेले का आयोजन हो रहा है। वह जानता था कि मेला ऐसे मौके हैं जहां लोग अपनी जरूरत की चीजों के साथ साथ शौक की चीजें भी खरीदते हैं। उसने एक योजना बनाई।
राघव ने अनोखी चीजें इकट्ठा की, जैसे रंगीन कपड़े, दुर्लभ बीज और सुंदर मिट्टी के बर्तन। साथ ही उसने कुछ मनोरंजक खेलों का आयोजन भी किया। मेले में उसका स्टॉल सबसे आकर्षक बना। लोग उसकी चीजें खरीदने के लिए उमड़ पड़े। उसने उस दिन इतना मुनाफा कमाया जितना उसने पहले कभी नहीं देखा था। राघव की सफलता से ईर्ष्या करते हुए कुछ पुराने व्यापारी उसकी राह में बाधाएं डालने की साजिश करने लगे। एक व्यापारी ने उसके खिलाफ अफवाह फैलाई कि वह नकली सामान बेचता है। राघव के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन राघव ने हार मानने के बजाय अपने ग्राहकों को विश्वास में लिया। उसने अपने सामान की गुणवत्ता दिखाने के लिए एक सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित किया। उसने लोगों को मुफ्त में चीजें आजमाने का मौका दिया और साबित कर दिया कि उसका सामान असली और सबसे अच्छा है। राघव की चतुराई और ईमानदारी की खबर राजा तक पहुंच गई। एक दिन राजा के सिपाही उसे दरबार में ले आए। राजा ने उसे एक बड़ी समस्या के समाधान के लिए बुलाया था। राजा ने कहा, हमारे राज्य में एक बड़ा व्यापारी है जो लोगों को धोखा देकर सारा व्यापार अपने कब्जे में ले रहा है। वह कर चोरी भी करता है और जनता पर अत्याचार करता है। राघव, क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो? राघव ने राजा से 10 दिन का समय मांगा। उसने उस व्यापारी के कारोबार की पूरी जानकारी जुटाई। फिर उसने एक चाल चली। उसने अपने व्यापार में भारी छूट देकर उस व्यापारी के ग्राहकों को अपनी ओर खींच लिया। इसके साथ ही उसने राजा के अधिकारियों को उस व्यापारी की चोरी के सबूत दिए। जब वह व्यापारी पकड़ा गया तो राजा ने राघव की चतुराई की बहुत प्रशंसा की और उसे अपना विशेष सलाहकार बना लिया। अब राघव के पास राजा का समर्थन था। उसने अपने व्यापार को और भी बड़े पैमाने पर फैलाने की योजना बनाई। उसने नदियों के किनारे व्यापारिक केंद्र बनाए, जहां नावों के माध्यम से सामान लाया और भेजा जा सके। उसने अपने गांव के लोगों को रोजगार दिया और उन्हें व्यापार में प्रशिक्षित किया। राघव का नाम अब केवल गांव और राज्य तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पड़ोसी राज्यों तक पहुंच गया। उसकी ईमानदारी और चतुराई के किस्से हर जगह सुनाए जाते थे। राघव ने अब यह तय किया कि उसे व्यापार को एक नई दिशा देनी होगी। वह केवल सामान बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहता था, बल्कि व्यापार के नए तरीकों को अपनाकर इसे और बड़ा बनाना चाहता था। राघव ने अपनी बढ़ती संपत्ति का उपयोग करते हुए गांव के पास एक बड़ा गोदाम बनवाया। उसने पास के किसानों और कारीगरों को एकत्र किया और उनसे कहा, तुम्हारे द्वारा बनाए गए सामान को अब मैं राज्य के हर कोने में पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि सामान की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होगी। यह पहली बार था जब गांव के लोगों को महसूस हुआ कि राघव उनके भविष्य का निर्माण कर रहा है। उसने एक व्यापारिक केंद्र भी खोला, जहां व्यापारी दूर दूर से आकर अपना सामान बेच सकते थे। उसने तय किया कि हर व्यापारी से थोड़ा कर लिया जाएगा, जो गांव के विकास में इस्तेमाल होगा। राघव के बढ़ते व्यापार से ईर्ष्या करते हुए कुछ बड़े व्यापारी उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने सस्ती लेकिन घटिया गुणवत्ता वाले सामान बनाकर राघव के बाजार में भेजना शुरू किया। एक दिन एक किसान ने शिकायत की, राघव भैया, आपने जो बीज बेचे थे वे फसल देने के बजाय बर्बाद हो गए। राघव को तुरंत समझ में आ गया कि यह उसके खिलाफ एक साजिश है। उसने तुरंत सारे सामान को वापस मंगवाया और ग्राहकों को उनकी पूरी कीमत लौटाई। इसके साथ ही उसने यह ऐलान किया कि वह अपने गोदाम और बाजार में बेचे जाने वाले हर सामान की गुणवत्ता की खुद गारंटी देगा। राघव ने सोचा कि अब समय आ गया है कि व्यापार को और बढ़ावा दिया जाए। उसने एक भव्य व्यापारिक मेले का आयोजन किया। इस मेले में उसने न केवल अपने राज्य के व्यापारियों को, बल्कि पड़ोसी राज्यों के व्यापारियों को भी आमंत्रित किया। मेले में अनोखी चीजें दिखाई गईं, जैसे दुर्लभ मसाले, सुंदर रेशमी कपड़े, कीमती आभूषण और अनोखे मिट्टी के बर्तन। इस मेले ने राघव को व्यापार के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अब उसकी पहचान एक बड़े व्यापारी के रूप में होने लगी। राजा ने राघव की सफलता को देखकर उसे अपने दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, राघव, तुमने न केवल अपना नाम कमाया है, बल्कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है। मैं तुम्हें राज्य का प्रधान व्यापारी घोषित करता हूं। यह राघव के जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। उसने राजा से विनम्रता से कहा, महाराज, यह सब संभव हुआ है क्योंकि मैंने ईमानदारी
और मेहनत का मार्ग चुना है। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा अपने राज्य और यहाँ के लोगों की भलाई के लिए काम करता रहूंगा। अब राघव ने अपने व्यापार को समुद्र के रास्ते तक फैलाने की योजना बनाई। उसने जहाज बनवाए और दूर देशों में व्यापार करने की शुरुआत की। उसकी टीम ने अनोखे मसाले, रत्न और कीमती धातुओं को विदेशों में बेचना शुरू किया। विदेशी व्यापारी भी राघव की ईमानदारी से प्रभावित हुए और उसे सदियों का चतुर व्यापारी कहा जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे राघव का व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे उसके सामने नई चुनौतियां भी उभरने लगी। समुद्री रास्तों में डाकुओं का खतरा था और कुछ देशों ने उसके व्यापारिक जहाजों पर हमला कर दिया। राघव ने इन संकटों का हल खोजने के लिए अपने भरोसेमंद सलाहकारों की मदद ली। उसने समुद्री व्यापार के लिए विशेष सुरक्षा का प्रबंध किया। उसने डाकुओं को हराने के लिए एक मजबूत टीम तैयार की और अपने जहाजों को सुरक्षित रास्तों पर चलाने की योजना बनाई। कुछ वर्षों में राघव ने व्यापार का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती थी। उसके बाजारों में हर तरह का सामान मिलता था। लोगों ने उसे व्यापार का सम्राट कहना शुरू कर दिया। राघव ने अब अपने व्यापार को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था कि हर तरफ उसका नाम लिया जाता था। राजा और प्रजा दोनों उसकी चतुराई और ईमानदारी के कायल थे। लेकिन जैसे जैसे उसका व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे नई चुनौतियां भी सामने आने लगी। राघव के व्यापार का विस्तार अब पड़ोसी राज्य तक पहुंच गया था, लेकिन वहां के व्यापारियों को यह पसंद नहीं आया कि राघव उनके बाजार पर कब्जा कर रहा है। उन्होंने राघव के व्यापारिक काफिले पर हमला करने और उसके सामान को लूटने की साजिश रची। एक दिन जब राघव का काफिला पड़ोसी राज्य में प्रवेश कर रहा था, तो डाकुओं ने उस पर धावा बोल दिया। लेकिन राघव ने पहले ही इसके लिए तैयारियां कर रखी थी। उसने अपने काफिले के साथ प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड तैनात किए थे। डाकू हार गए और राघव ने उनका पीछा करते हुए उनके मुख्य ठिकाने तक पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करवाया। राघव ने इस घटना के बाद पड़ोसी राज्य के राजा से मुलाकात की। उसने राजा को समझाया कि व्यापार में प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग दोनों राज्यों के लिए फायदेमंद होगा। राघव ने कहा, अगर हमारे राज्यों के व्यापारी मिलकर काम करेंगे तो हम दुनिया के किसी भी बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। राजा को राघव की बात समझ आई और उन्होंने एक व्यापारिक गठबंधन पर सहमति दी। इस गठबंधन के तहत दोनों राज्यों के व्यापारी एक दूसरे के बाजारों में बिना किसी अतिरिक्त कर के व्यापार कर सकते थे। राघव ने अपने व्यापार के साथ साथ अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखा। उसने अपने बेटे राजीव को व्यापार की बारीकियां सिखानी शुरू की। लेकिन राजीव को व्यापार में उतनी रुचि नहीं थी। वह कला और साहित्य में रुचि रखता था। ये बात राघव के लिए चिंता का विषय बन गई। राघव ने कहा, बेटा, व्यापार में ईमानदारी और चतुराई सबसे महत्वपूर्ण है। यह हमें केवल पैसा नहीं देता, बल्कि समाज के विकास में भी योगदान देता है। अगर तुम इसे समझोगे तो तुम्हें इसमें भी आनंद मिलेगा। राजीव ने अपने पिता की बात मान ली और धीरे धीरे व्यापार में रुचि लेना शुरू किया। उसने राघव के व्यापार में नई तकनीकों को जोड़ा, जैसे हिसाब किताब के लिए लेखा पद्धति को अधिक व्यवस्थित करना। राघव और राजीव ने मिलकर व्यापार में नई तकनीकों को अपनाया। उन्होंने हिसाब किताब के लिए प्रशिक्षित मुनीम रखे। साथ ही व्यापार का विस्तार करने के लिए व्यापारिक काफिले के लिए मानचित्र तैयार किए। राजीव ने व्यापार में विज्ञापन का भी उपयोग शुरू किया। उसने बाजारों में ढिंढोरा पिटवाया और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए त्योहारों के समय विशेष छूट देने की योजना बनाई। राघव का सपना अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने का था। उसने दूर के देशों से मसाले, रत्न और कीमती धातुएं मंगवानी शुरू की। उसने अपने जहाज तैयार करवाए और उन्हें समुद्री मार्ग से दूसरे देशों में भेजा। विदेशी बाजारों में राघव का सामान उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हो गया। उसकी टीम ने वहां के लोगों की पसंद को समझकर उनके अनुसार सामान बनवाना शुरू किया। राघव के बढ़ते साम्राज्य से उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। कुछ बड़े व्यापारी जो उसकी सफलता से जलते थे, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने राजा के दरबार में राघव के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि राघव ने व्यापारिक कर चुकाने में धोखाधड़ी की है। राजा ने राघव को दरबार में बुलाया और सफाई मांगी। राघव ने अपने सभी व्यापारिक कागजात प्रस्तुत किए और साबित कर दिया
कि वह हर कर समय पर चुका रहा है। राजा ने राघव की ईमानदारी से प्रभावित होकर षड्यंत्र करने वाले व्यापारियों को दंडित किया। राघव ने अब अपने व्यापार को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था कि लोग उसे व्यापार का सम्राट कहने लगे थे। उसने अपने व्यापार का उपयोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं किया, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी किया। उसने गरीब किसानों को बिना ब्याज के कर्ज देना शुरू किया। उसने स्कूल और धर्मशालाएं बनवाई, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। राघव ने व्यापार से अर्जित धन का उपयोग समाज को बेहतर बनाने के लिए करना शुरू कर दिया। उसने अपने व्यापारिक साम्राज्य को एक ऐसे मंच में बदल दिया जहां केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि समाज की उन्नति के भी नए आयाम स्थापित किए गए। राघव ने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों के गरीब किसानों और मजदूरों की मदद के लिए एक राहत कोष स्थापित किया। इस कोष का उद्देश्य था बीज, खाद और सिंचाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, सूखा, बाढ़ या अकाल के समय लोगों को भोजन और धन उपलब्ध कराना, मुफ्त अस्पताल और दवाइयों का प्रबंध करना। राघव का मानना था कि समाज को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। उसने अपने राज्य में कई स्कूल और पुस्तकालय स्थापित किए। गरीब बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त रखी गई। व्यापार और प्रबंधन में रुचि रखने वाले युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। राघव की पहल के कारण गांव के कई युवा अच्छे व्यापारी और कारीगर बन गए। राघव ने अपने व्यापार को और अधिक संगठित करने के लिए एक विशाल व्यापारिक केंद्र का निर्माण किया। यह केंद्र एक ऐसा स्थान था जहां स्थानीय और विदेशी व्यापारी एकत्रित होकर अपने उत्पाद बेच सकते थे। व्यापारिक समझौतों पर चर्चा और निष्कर्ष किए जा सकते थे। व्यापारिक कानून और नियम बनाए गए। ये केंद्र पूरे राज्य का आर्थिक केंद्र बन गया और इसे राघव का बाजार कहा जाने लगा। राघव के कामों की गूंज अब केवल देश में नहीं, बल्कि विदेशों में भी पहुंच चुकी थी। कई विदेशी व्यापारियों ने राघव के साथ साझेदारी करने में रुचि दिखाई। एक दिन एक विदेशी व्यापारी, जिसका नाम अलेक्जेंडर था, राघव के पास आया और कहा, मैंने सुना है कि आप सबसे चतुर और ईमानदार व्यापारी हैं। मैं आपके साथ व्यापार करना चाहता हूं। राघव ने अलेक्जेंडर का स्वागत किया और उसके साथ मसाले और रेशमी कपड़ों के व्यापार का समझौता किया। इस साझेदारी ने राघव के साम्राज्य को और ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। राघव के व्यापारिक साम्राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक बार फिर कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा। इस बार यह षड्यंत्र उसके सबसे करीबी सहयोगी समर ने किया। समर ने व्यापारिक दस्तावेजों में हेर-फेर करके राघव को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। राघव को जब इस बात का पता चला तो उसने शांति और धैर्य से काम लिया। उसने समर को बुलाकर कहा, समर, मैं तुम्हारे विश्वासघात से दुखी हूं, लेकिन मैं तुम्हें सुधारने का एक और मौका देना चाहता हूं। समर ने अपनी गलती मान ली और राघव से माफी मांगी। राघव ने उसे माफ कर दिया और उसे सिखाया कि ईमानदारी से ही लंबी सफलता मिलती है। राघव अब वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने व्यापार की सारी जिम्मेदारियां अपने बेटे राजीव को सौंप दी, लेकिन वह अपनी विरासत को एक नई दिशा देना चाहते थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में धर्म, समाज और शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। राघव ने तीर्थयात्रियों के लिए एक विशाल धर्मशाला का निर्माण करवाया। यह धर्मशाला न केवल ठहरने के लिए थी, बल्कि यहां मुफ्त भोजन और चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध थी। राघव के योगदान के कारण लोग उसे केवल एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक मसीहा मानने लगे। उसका नाम हर घर में श्रद्धा से लिया जाता था। एक दिन जब राघव गहरी नींद में थे, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन पर पूरे राज्य ने शोक मनाया। राजा ने घोषणा की, राघव जैसा व्यापारी और समाज सेवी बार बार जन्म नहीं लेता। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। राघव के बाद उनके बेटे राजीव ने उनके व्यापार को संभाला और उसे और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। राघव का नाम एक ऐसे चतुर व्यापारी के रूप में अमर हो गया, जिसने न केवल व्यापार में चतुराई दिखाई, बल्कि अपने समाज को नई दिशा दी। राघव की मृत्यु के बाद राजीव ने पिता के व्यापारिक साम्राज्य को और अधिक मजबूत किया। राघव ने जो नींव रखी थी, राजीव ने उसे अपने तरीके से और ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
राजीव को अपनी सोच में क्रांतिकारी बदलाव लाने का साहस था और यही उसकी सफलता का राज था। राजीव ने अपने पिता के व्यापार को और आधुनिक बनाने के लिए कई नए कदम उठाए। उसने व्यापार में तकनीकी सुधारों की शुरुआत की जो उसके समय से काफी आगे थे। राजीव ने अपने व्यापार को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का निर्णय लिया। उस समय यह एक अनोखी और साहसी पहल थी, लेकिन राजीव का आत्मविश्वास मजबूत था। उसने एक वेबसाइट बनाई जहां ग्राहक बिना बाजार आए सीधे सामान मंगवा सकते थे। इसके लिए उन्होंने खास तकनीकी टीम बनाई जो सॉफ्टवेयर और डिजिटल मार्केटिंग पर काम करती थी। राजीव ने आपूर्ति श्रृंखला को और भी व्यवस्थित बनाने के लिए स्वचालन प्रणाली लागू की। इससे माल की डिलीवरी तेज और सटीक हो गई और ग्राहकों का विश्वास और बढ़ा। राजीव ने वैश्विक व्यापार में कदम रखने का विचार किया। उसने विभिन्न देशों से संपर्क किया और नए व्यापारिक समझौतों की शुरुआत की। उसने यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों में व्यापार बढ़ाया, जिससे राघव का साम्राज्य वैश्विक स्तर पर स्थापित हुआ। राजीव ने अपने पिता की तरह समाज की सेवा में भी कदम बढ़ाए। उसने कुछ खास पहल की जिनसे लोगों का जीवन बदल गया। राजीव ने पिता द्वारा स्थापित स्कूलों और अस्पतालों का विस्तार किया। उन्होंने गांव-गांव में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए, जहां गरीब लोगों को मुफ्त इलाज मिलता था। उन्होंने नई शिक्षा योजनाओं को लागू किया, जिससे ग्रामीण इलाकों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकी। राजीव ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की। उसने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए, जहां उन्हें सिलाई, बुनाई और अन्य हस्तशिल्प में कौशल प्रदान किया जाता था। राजीव ने महिलाओं के लिए विशेष आरण योजनाएं बनाई ताकि वे अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। राजीव ने व्यापार में नई तकनीकों के कारण कई नए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए। उसने युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए, जिसमें उन्हें व्यापारिक और तकनीकी कौशल सिखाए जाते थे। राजीव के नेतृत्व में राघव का व्यापार साम्राज्य अब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया था। उसे विभिन्न देशों से सम्मान मिलने लगे। राजीव को कई देशों से व्यापार और समाज सेवा के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। उसने इन पुरस्कारों को सिर्फ अपनी मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि अपने पिता राघव की दी हुई शिक्षा का परिणाम माना। राजीव का जीवन भी एक सशक्त उदाहरण बन गया। उसने कभी भी अपने पिता की विरासत को अपनी पहचान से परे नहीं माना, बल्कि उस पर गर्व किया। वह हमेशा यह कहता था, मेरे पिता ने मुझे व्यापार के सिद्धांतों को सिखाया, लेकिन मेरी असली प्रेरणा तो वे थे जिन्होंने समाज में बदलाव लाने का सपना देखा था। राजीव के नेतृत्व में व्यापार तो फल फूल रहा था, लेकिन वह हमेशा अपने समाज की सेवा में लगा रहता था। उसने बहुत से वृद्ध आश्रमों और अनाथालयों का दौरा किया और वहां सुविधाएं बढ़ाईं। राजीव के व्यापार साम्राज्य का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं था, बल्कि समाज में स्थायी परिवर्तन लाना भी था। उसकी योजनाओं ने न केवल उसके राज्य को, बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दी। राजीव ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल व्यापार मॉडल लागू किया। उसने अपने व्यापार में ऊर्जा संरक्षण और कचरा प्रबंधन की तकनीकों को अपनाया। उसने अपने उत्पादों में पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग किया और ग्राहकों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। राघव अब वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने व्यापार की सारी जिम्मेदारियां अपने बेटे राजीव को सौंप दी, लेकिन वह अपनी विरासत को एक नई दिशा देना चाहते थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में धर्म, समाज और शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। केटीवी स्टोरी पर कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुनिया में अगर सबसे बुरी बात है तो वह है हमारी गरीबी। ये गरीबी ना हमें जीने देती है और ना हमें मरने देती है। गरीबी की वजह से न जाने कितने लोग रात को भूखे सो जाते हैं और भूख और बेबसी के सिवा कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, गरीबी की वजह से अपने सपनों का टूटना और संघर्षों की अटूट दास्तान वह सच्चाई है जो भूख, बेरोजगारी और बेबसी के अंधेरे में लाखों जिंदगियों को अधोगति में धकेल देती है। गरीबी का हर दिन एक परीक्षा है, जहां ना तो उनके पास साधन है और न समाज की सहानुभूति। यह शब्द हमें इंसानियत, सामाजिक जिम्मेदारी और बदलाव की ओर देखने का मौका देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम कहानी की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों, कहानी बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प है, तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी की ओर चलते हैं। रात का सन्नाटा था, ठंडी हवाओं की सिहरन और टूटे हुए छप्पर से टपकते पानी की बूंदें बस एक ही बात कह रही थी, गरीबी, गरीबी और सिर्फ गरीबी। मिट्टी की दीवारों वाले उस छोटे से घर में, जहां भूख और बेबसी के सिवा कुछ नहीं था, वहां रहती थीं दो बहनें, घोड़ी और कुसुम। वे एक दूसरे का सहारा बनी बैठी थी। भारत के हृदय में स्थित एक छोटा सा गांव आनंदपुरा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। चारों ओर हरियाली, खेतों में लहराती फसलें और पक्षियों का मधुर कलरव इस गांव को अद्वितीय बनाते थे। हालांकि गांव की खूबसूरती के पीछे छिपी थी ग्रामीणों की गरीबी और कठिनाइयों से भरी जिंदगी। गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां दो बहनें गौरी और कुसुम रहती थी। गौरी बड़ी बहन थी, जिसकी उम्र 18 साल थी। वह पतली दुबली लेकिन तेजस्वी और बुद्धिमान थी। छोटी बहन कुसुम, जिसकी उम्र मात्र 14 साल थी, नटखट और सरल स्वभाव की थी। दोनों बहनें अनाथ थी और अपने माता पिता की मौत के बाद एक दूसरे का सहारा बन गई थी। माता पिता का देहांत एक भयानक बीमारी के कारण हुआ था। उस समय गौरी सिर्फ 12 साल की थी और कुसुम 8 साल की। जब उनके माता पिता ने आखिरी सांस ली, तब दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ थामे इस कठिन दुनिया का सामना करने का संकल्प ले चुकी थी। उनकी झोपड़ी उनके पिता ने अपने हाथों से बनाई थी। हालांकि अब वह जर्जर हो चुकी थी, लेकिन गौरी और कुसुम के लिए यही उनका संसार था। गौरी सुबह जल्दी उठती थी और गांव के पास के खेतों में मजदूरी करती थी। उसका सपना था कि वह कुसुम को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा जीवन दे। दूसरी ओर कुसुम स्कूल जाती थी, लेकिन उसके मन में भी अपनी बहन की मदद करने की इच्छा थी। वह स्कूल से लौटने के बाद गौरी के साथ घर के कामों में हाथ बटाती थी। गांव वाले उनकी हालत देखकर कभी कभी उन्हें अनाज या पुराने कपड़े दे देते थे, लेकिन दोनों बहनें अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन जीना चाहती थी। गौरी ने हमेशा कुसुम को सिखाया था, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मसम्मान और ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। कुसुम को पढ़ाई में बहुत रुचि थी। वह हमेशा किताबों में खोई रहती और अपने सवालों से गौरी को चकित कर देती। एक दिन उसने गौरी से पूछा, दीदी, क्या हमें हमेशा गरीब ही रहना पड़ेगा? गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कुसुम, गरीबी सिर्फ हमारी स्थिति है, हमारी पहचान नहीं। अगर हम मेहनत करेंगे और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो एक दिन हम अपनी किस्मत जरूर बदल देंगे। गौरी का सपना था कि वह कुसुम को इस गरीबी से बाहर निकाल सके। वह दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन अपनी छोटी बहन की हर छोटी खुशी का ध्यान रखती थी। कुसुम को कभी कभी लगता कि गौरी ने अपनी जिंदगी सिर्फ उसके लिए समर्पित कर दी है। उनका जीवन कठिन जरूर था, लेकिन दोनों बहनें कभी हार नहीं मानती थी। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनकी बहनचारा और एक दूसरे के प्रति असीम प्रेम उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। गांव के लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। वे कहते, इन दो बहनों में भगवान का वास है। इतनी छोटी उम्र में भी यह लड़कियां जिस तरह से संघर्ष कर रही है, वह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। गौरी और कुसुम की यह साधारण सी जिंदगी एक दिन अचानक बदलने वाली थी। गांव में एक ऐसा रहस्य प्रकट होने वाला था, जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। लेकिन उनकी मेहनत, साहस और नैतिकता ने उन्हें हर चुनौती का सामना करने की ताकत दी। गौरी और कुसुम की जिंदगी अपनी छोटी छोटी खुशियों और संघर्षों के साथ चल रही थी। लेकिन एक दिन गांव में एक अप्रत्याशित घटना घटी। गांव के बीचों बीच स्थित प्राचीन शिव मंदिर से भगवान शिव की बहुमूल्य चांदी की घंटी चोरी हो गई। ये घंटी वर्षों से मंदिर की शोभा थी और गांव वालों की आस्था का केंद्र थी। इस घटना से पूरा गांव स्तब्ध हो गया। लोग परेशान थे और चोरी की खबर सुनकर मंदिर के पुजारी का चेहरा भी मुरझा गया। वो बार बार कह रहे थे, ये सिर्फ एक घंटी नहीं थी, ये भगवान शिव का आशीर्वाद था। इसे जिसने भी चुराया है, वह गांव के लिए अशुभ संकेत लेकर आया है। गांव के मुखिया ने तुरंत पंचायत बुलाई। पंचायत में यह तय हुआ कि हर घर की तलाशी ली जाएगी और जो भी दोषी होगा
उसे कड़ी सजा दी जाएगी। हालांकि गांव के लोग एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहते थे, लेकिन यह घटना इतनी गंभीर थी कि हर कोई भय और संदेह में घिर गया। गौरी और कुसुम के घर भी पंचायत के आदेशानुसार तलाशी ली गई। हालांकि उनके पास चोरी जैसा कुछ नहीं था, फिर भी कुछ लोगों ने उन्हें संदेह की नजर से देखा। उनके करीबी के कारण कुछ लोगों को लगा कि शायद उन्होंने यह चोरी की हो ताकि अपनी स्थिति सुधार सके। जब एक पड़ोसी ने सीधे तौर पर गौरी पर आरोप लगाया तो कुसुम को गुस्सा आ गया। वह तुरंत बोली, हम गरीब हैं, लेकिन नहीं, हमारी गरीबी हमारी ईमानदारी को नहीं बदल सकती। गौरी ने कुसुम को शांत किया और कहा, हमें किसी को अपनी सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं। जो सत्य है वह एक दिन खुद सामने आएगा। लेकिन यह घटना दोनों बहनों के लिए बेहद अपमानजनक थी। उन्होंने तय किया कि वे इस चोरी के रहस्य का पता लगाकर अपनी सच्चाई और गांव की खोई हुई आस्था को बहाल करेंगी। गौरी और कुसुम ने चोरी के बारे में अधिक जानने के लिए गांव के लोगों से बात करना शुरू किया। उन्होंने मंदिर के पुजारी से भी मुलाकात की। पुजारी ने बताया कि घंटी को आखिरी बार शाम की आरती के बाद देखा गया था। अगली सुबह जब मंदिर का द्वार खुला तो वह गायब थी। गौरी ने मंदिर के आसपास की जगह का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उसे मंदिर के पिछवाड़े कुछ अजीब से निशान मिले, जैसे कोई भारी वस्तु खींची गई हो। उसने कुसुम से कहा, यह निशान हमें कहीं ना कहीं जरूर लेकर जाएंगे। कुसुम, जो हमेशा गौरी का साथ देने के लिए तैयार रहती थी, बोली, दीदी, हम इन निशानों का पीछा करेंगे। हमें यह साबित करना होगा कि हम निर्दोष हैं और उस घंटी को वापस लाना है। गौरी और कुसुम ने निशानों का पीछा करते हुए गांव के बाहर तक का रास्ता तय किया। रास्ते में उन्होंने पाया कि निशान धीरे धीरे घने जंगल की ओर जा रही है। कुसुम ने घबराते हुए कहा, दीदी, जंगल खतरनाक है। लोग कहते हैं कि यहाँ जंगली जानवर और रहस्यमय घटनाएं होती है। गौरी ने कुसुम को दिलासा देते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, भगवान शिव हमारे साथ है। अगर हम सही हैं तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जंगल के अंदर पहुंचने पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी जो सुनसान लग रही थी। झोपड़ी के पास वही निशान खत्म हो रहे थे। गौरी और कुसुम ने साहस बटोरकर झोपड़ी के अंदर जाने का फैसला किया। झोपड़ी के अंदर घुसते ही उनकी नजर एक चमचमाती वस्तु पर पड़ी। वह चांदी की वही घंटी थी जो मंदिर से चोरी हुई थी। झोपड़ी में चारों ओर बिखरे हुए सामान से यह स्पष्ट था कि वहां कोई जल्दी में सामान समेटकर भागा था। गौरी ने तुरंत समझ लिया कि चोर अभी भी आसपास ही है। लेकिन क्या वह अकेला है? क्या उसके पीछे कोई और बड़ी योजना है? यह जानने के लिए उन्हें अपनी योजना बनानी थी। गौरी और कुसुम ने तय किया कि वे गांव वापस जाएंगी और मुखिया को सब कुछ बताएंगी। लेकिन झोपड़ी से बाहर निकलते ही उन्होंने झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस की। क्या यह चोर था या कोई और? कहानी की यह कड़ी अब और उलझने वाली थी। उनके साहस और बुद्धिमानी की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। गौरी और कुसुम की आंखों में डर के साथ साथ उत्सुकता भी थी। उन्होंने झाड़ियों के पीछे से आती हलचल की ओर ध्यान दिया। दोनों बहनों ने खुद को शांत रखा और धीमे कदमों से उस दिशा में बढ़ने लगी। जैसे ही वे करीब पहुंची, उन्हें महसूस हुआ कि कोई व्यक्ति वहां छिपा हुआ था। गौरी ने फुसफुसाकर कहा, चुपचाप झाड़ियों के पीछे झांक कर देखो। कुसुम ने सिर हिलाया और धीरे धीरे झाड़ियों के पास पहुंची। वहां एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसके कपड़े मैले कुचले थे और चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। कुसुम ने लौटकर गौरी को बताया, दीदी, ये आदमी अजीब लग रहा है। उसके पास एक बड़ा थैला भी है। गौरी ने तुरंत समझ लिया कि यह व्यक्ति ही चोरी का मास्टरमाइंड हो सकता है। गौरी ने फुर्ती से सोचा और एक योजना बनाई। उन्होंने पास के एक पत्थर को उठाया और उसे जोर से दूसरी दिशा में फेंक दिया, जिससे झाड़ियों में जोर की आवाज हुई। जैसे ही वह आदमी उस आवाज की ओर देखने के लिए उठा, गौरी और कुसुम ने तुरंत झोपड़ी में रखी चांदी की घंटी उठा ली और वहां से भाग निकली। गौरी और कुसुम ने घंटी को अपने कपड़े में लपेट लिया ताकि उसकी आवाज से कोई उनका पीछा ना कर सके। जंगल घना था, रास्ता अनजान था, लेकिन उनके दिल में हौसला था। कुसुम ने थकी हुई आवाज में कहा, दीदी, क्या हम सही में यहां से बाहर निकल पाएंगे? गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं। अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती।
जंगल में चलते चलते उन्हें दूर से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। ये वही व्यक्ति था जो उनके पीछे आ रहा था। गौरी ने तुरंत एक बड़ा पेड़ देखा और कुसुम से कहा, हम इस पेड़ के पीछे छिप जाएंगे। दोनों बहनों ने पेड़ के पीछे छिपकर देखा कि वह व्यक्ति इधर उधर देख रहा था और गुस्से में बड़बड़ा रहा था। कौन थे ये? मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत कैसे की? किसी तरह से उस आदमी को चकमा देकर गौरी और कुसुम जंगल से बाहर निकली। उनकी सांसें फूल रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने गांव पहुंचकर तुरंत मुखिया को सारी बात बताई। मुखिया ने पंचायत बुलाई और गांव के सभी लोगों को इस घटना के बारे में बताया। गौरी और कुसुम ने चांदी की घंटी मुखिया को सौंपी। जैसे ही गांव वालों ने यह देखा, वे दोनों बहनों की ईमानदारी और साहस की प्रशंसा करने लगे। मुखिया ने कहा, ये बहनें भले ही गरीब हो, लेकिन इनके दिल अमीर हैं। हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। पंचायत ने गांव के कुछ युवाओं को जंगल में भेजा। उन्होंने वहां से उस व्यक्ति को पकड़ लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह गांव का ही एक पुराना निवासी था, जिसने गरीबी और लालच में यह चोरी की थी। गांव वालों ने उसे दंड दिया और फैसला किया कि इस घटना से हर किसी को सीख लेनी चाहिए। गौरी और कुसुम ने अपनी सच्चाई और हिम्मत से गांव वालों का दिल जीत लिया। मुखिया ने गौरी को एक नौकरी दिलाने में मदद की, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। कुसुम को पढ़ाई के लिए एक सरकारी छात्रवृत्ति मिली। गौरी और कुसुम की बहादुरी से गांव को चांदी की घंटी तो वापस मिल गई थी, लेकिन सवाल यह था कि आखिर यह चोरी क्यों और कैसे हुई। पकड़े गए व्यक्ति ने पंचायत में अपनी बात स्वीकार की, लेकिन उसकी बातों से कुछ और बड़े रहस्य सामने आने वाले थे। पंचायत में मुखिया ने आरोपी से सख्ती से पूछा, तूने मंदिर से घंटी क्यों चुराई? ये गांव के लिए पवित्र चीज है। आरोपी ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था, मेरी हालत खराब थी, लेकिन यह सब मैंने अकेले नहीं किया। मुझे इस काम के लिए उकसाया गया था। गांव वाले यह सुनकर हैरान हो गए। एक वृद्ध किसान ने पूछा, किसने तुझे ऐसा करने को कहा? सच सच बता। आरोपी ने धीरे धीरे बताया, गांव के पास के शहर में एक व्यापारी है। वह मुझे कुछ समय पहले मिला और कहा कि अगर मैं मंदिर की घंटी चुराकर उसे लाकर दूं तो वह मुझे मोटी रकम देगा। उसने कहा कि वह घंटी को पिघलाकर चांदी बेच देगा। मुखिया ने गुस्से में कहा, उस व्यापारी का नाम बता, हम उसे भी सजा दिलवाएंगे। आरोपी ने कहा, उसका नाम रामलाल है। वह शहर में एक बड़ा सुनार है, लेकिन उसने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैंने उसे धोखा दिया तो वह मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए मैंने डर के कारण यह काम किया। गौरी ने मुखिया से कहा, हमने घंटी तो वापस ला दी, लेकिन अगर उस व्यापारी को सबक नहीं सिखाया गया तो वह और भी गरीबों को लालच देकर गलत काम करवाएगा। हमें इस मामले को गहराई से सुलझाना होगा। मुखिया ने सहमति जताई और कहा, हम शहर के प्रशासन से मदद मांगेंगे। रामलाल को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। मुखिया ने गांव के कुछ युवाओं के साथ गौरी और कुसुम को शहर भेजा। वहां उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर रामलाल के खिलाफ सबूत जुटाने का काम शुरू किया। गौरी और कुसुम ने जंगल में मिली झोपड़ी और आरोपी के बयान का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को मामले की पूरी जानकारी दी। पुलिस ने रामलाल के ठिकाने पर छापा मारा। छापे के दौरान पुलिस को चोरी का और भी सामान मिला, जो उसने दूसरे गांवों से चुरवाया था। रामलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने उसे जनता के सामने पेश किया तो गौरी और कुसुम की हिम्मत की तारीफ की गई। गांव में लौटने पर गौरी और कुसुम का भव्य स्वागत हुआ। मुखिया ने गांव के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन करवाया और गौरी और कुसुम को सम्मानित किया। उन्होंने कहा, इन दोनों बहनों ने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी और साहस से कोई भी कठिनाई सुलझा जा सकती है। गौरी ने सबके सामने कहा, यह सिर्फ हमारी जीत नहीं है, बल्कि पूरे गांव की जीत है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी नैतिकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि सच के रास्ते पर चलना हमेशा सही होता है। गांव वालों ने गौरी और कुसुम के लिए एक छोटा सा घर बनाने का फैसला किया। गौरी को गांव के स्कूल में पढ़ाने का काम सौंपा गया और कुसुम को अपनी पढ़ाई जारी रखने का मौका मिला। गौरी और कुसुम के साहस और ईमानदारी ने न केवल गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी एक मिसाल कायम की थी।
रामलाल जैसे शक्तिशाली व्यापारी को गिरफ्तार करके पुलिस ने साबित कर दिया था कि कानून से बड़ा कोई नहीं। अब गांव और बहनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो गए थे। रामलाल की गिरफ्तारी और चांदी की घंटी के वापस आने के उपलक्ष्य में गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। मंदिर को फूलों से सजाया गया और पूरे गांव ने मिलकर विशेष पूजा की। इस मौके पर मुखिया ने गौरी और कुसुम को मंच पर बुलाया और उनकी तारीफ करते हुए कहा, इन बहनों ने हमें दिखाया कि गरीबी सिर्फ संसाधनों की कमी है, लेकिन ईमानदारी और साहस से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये गांव इनकी बहादुरी को हमेशा याद रखिएगा। गौरी ने सभी के सामने कहा, हमने जो किया वह हमारा कर्तव्य था। अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए। यही हमारी असली ताकत है। मुखिया ने गौरी को गांव के स्कूल में पढ़ाने का काम दिलवाया। अब वह बच्चों को न केवल पढ़ाई में मदद करती थी, बल्कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देती थी। कुसुम को एक स्थानीय संस्था से छात्रवृत्ति मिली, जिससे वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकी। गौरी ने अपनी पहली तनख्वाह से एक किताब खरीदी और कुसुम को दी। कुसुम ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, अब मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी और आपकी तरह गांव का नाम रोशन करूंगी। इस घटना के बाद गांव में कई सुधार हुए। मुखिया और पंचायत ने मिलकर एक समिति बनाई जो गरीबों की मदद करने के लिए काम करती थी। अब किसी को मजबूरी में गलत रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं थी। गांव के युवा भी गौरी और कुसुम से प्रेरित होकर नई योजनाएं बनाने लगे। उन्होंने मिलकर एक छोटा पुस्तकालय बनाया जहां बच्चे और बड़े दोनों पढ़ाई कर सकते थे। रामलाल को उसके अपराधों के लिए अदालत से कठोर सजा मिली। गांव और आसपास के इलाकों में यह खबर फैल गई। लोगों ने सीखा कि गलत कामों का नतीजा हमेशा बुरा होता है। गौरी और कुसुम की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। लोग अब एकजुट होकर काम करते और एक दूसरे की मदद करते थे। गौरी ने गांव के बच्चों को सिखाया, सच और ईमानदारी का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमेशा सही होता है। गौरी और कुसुम की जिंदगी में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। उनकी बहादुरी और सच्चाई ने उन्हें न केवल गांव के सम्मान का पात्र बनाया था, बल्कि उनके जीवन को भी नई दिशा दी थी। गौरी को गांव के स्कूल में शिक्षक का काम मिला। उसने इसे पूरे दिल से स्वीकार किया और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें नैतिकता और ईमानदारी का महत्व भी सिखाया। स्कूल में अब हर दिन बच्चे गौरी से नई कहानियां सुनने को उत्सुक रहते थे। वे कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती थी, बल्कि उनमें जीवन के गहरे सबक छिपे होते थे। एक दिन गौरी ने बच्चों से कहा, तुम्हारी पढ़ाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम शिक्षा हासिल करोगे तो तुम्हें जीवन में कोई बाधा रोक नहीं सकेगी। बच्चे उसकी बातें सुनकर प्रेरित होते और पढ़ाई में और अधिक मन लगाने लगे। दूसरी ओर कुसुम ने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसे एक संस्था से छात्रवृत्ति मिली, जिससे उसकी शिक्षा का खर्च पूरा हो सका। अब वह हर दिन स्कूल जाती और घर लौटकर गौरी के साथ पढ़ाई करती। एक रात जब दोनों बहनें चूल्हे के पास बैठी थी, कुसुम ने कहा, दीदी, मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगी और गरीबों का इलाज करूंगी। तुमने सिखाया है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। गौरी ने उसकी आंखों में चमक देखी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो भी चाहो बन सकती हो, बस मेहनत और ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलती रहो। गौरी और कुसुम की कहानी से प्रेरित होकर गांव में कई सकारात्मक बदलाव आने लगे। मुखिया और पंचायत ने मिलकर गांव में शिक्षा और स्वच्छता पर ध्यान देना शुरू किया। एक पुस्तकालय बनाया गया जहां बच्चे और बड़े पढ़ाई कर सकते थे। गांव के लोग अब एकजुट होकर काम करते और एक दूसरे की मदद करते थे। कोई भी भूखा नहीं सोता था और हर परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगा। गौरी और कुसुम की उपलब्धियों के सम्मान में गांव ने पहली बार एक बड़ा उत्सव मनाने का निर्णय लिया। मंदिर में विशेष पूजा रखी गई और मुखिया ने कहा, गौरी और कुसुम ने हमें दिखाया कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। अगर हम सच्चाई और साहस के रास्ते पर चलें तो हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। उत्सव के दौरान गौरी ने अपने भाषण में कहा, हमने जो कुछ भी किया वह हमारी जिम्मेदारी थी। ये गांव हमारा परिवार है और परिवार के लिए कुछ करना हमारा कर्तव्य है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। कुसुम ने अपनी बात जोड़ते हुए कहा, हम गरीब जरूर हैं,
लेकिन हमारी मेहनत और ईमानदारी हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हमें खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास रखना चाहिए। गौरी और कुसुम की कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से हर बाधा को पार किया जा सकता है। गरीबी सिर्फ एक परिस्थिति है जो आत्मविश्वास, धैर्य और मेहनत के साथ बदली जा सकती है। गौरी और कुसुम की कहानी सिर्फ गरीबी और संघर्ष की नहीं, बल्कि यह मानवीय मूल्यों, आत्मविश्वास और साहस की गाथा है। ये कहानी सिखाती है कि चुनौतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो लोग सच्चाई, मेहनत और धैर्य के साथ उनका सामना करते हैं, वे अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। गौरी और कुसुम ने दिखाया कि असफलता जीवन का अंत नहीं, बल्कि नए प्रयासों की शुरुआत है। वे हर असफलता को एक सबक के रूप में स्वीकार करती रही और इससे और अधिक मजबूत बनती गई। यह सिखाता है कि जीवन में असफलताएं हमें नई दृष्टि और अनुभव देती है, जिससे हम और बेहतर कर सकते हैं। दोनों बहनों ने यह भी साबित किया कि परिवार का साथ और प्यार जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी एकजुटता और एक दूसरे के प्रति समर्पण ने उन्हें हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम बनाया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि परिवार के रिश्ते हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं। गौरी और कुसुम ने न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि अपने गांव के लोगों की भी मदद की। यह दिखाता है कि सच्ची खुशी केवल अपनी समस्याओं को हल करने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में भी है। दोनों बहनों ने यह भी सिखाया कि सपनों को साकार करने के लिए साहस, दृष्टिकोण और निरंतरता जरूरी है। उनके प्रयासों ने यह साबित कर दिया कि अगर हम अपने सपनों के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से काम करें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। गांव में एक उत्सव के दौरान कुसुम ने अपनी यात्रा का सार व्यक्त करते हुए कहा, हमने गरीबी को अपनी कमजोरी बनने नहीं दिया, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाकर हमने अपनी सीमाओं को पार किया। हर व्यक्ति के पास वह ताकत है जो उसे दुनिया में बदलाव लाने के काबिल बनाती है। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि वह अवसर है जो हमें यह सिखाती है कि जीवन की असली खुशी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सच्चाई में है। गौरी और कुसुम की कोशिशों ने पूरे गांव को शिक्षा और समानता की राह पर ला दिया। उनके द्वारा खोला गया स्कूल न केवल बच्चों को पढ़ा रहा था, बल्कि बड़ों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। गांव में अब कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं था और हर कोई मिलजुल कर गांव की प्रगति के लिए काम कर रहा था। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जीवन में मुश्किलें हमें केवल और मजबूत बनाती हैं। सच्चाई, मेहनत और आत्मविश्वास से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। गौरी और कुसुम की यह प्रेरणादायक कहानी हर व्यक्ति को यह सिखाती है कि सपनों की राह मुश्किल हो सकती है, लेकिन जो दिल में सच्चाई और हाथों में मेहनत का सहारा लेते हैं, वे अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अपने डर को हिम्मत से और अपनी गरीबी को मेहनत से हराएं। जब तक आप हार नहीं मानते, तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। निशा एक अत्यंत मनोहारी 17 वर्षीय कन्या थी। उसके पिता सेना में तैनात थे। जब वह 17 की हुई, तब उसके पिता का स्थानांतरण जयपुर हुआ। जयपुर में जहाज मोहल्ले में उन्होंने एक किराए का आवास लिया। इस मोहल्ले में उनकी यूनिट के कई सदस्य पहले से थे, जिससे वहां रहने में सहजता हुई। घर के सामने एक मंदिर था और दाईं ओर थोड़ी दूरी पर एक गली पार मस्जिद स्थित थी। 2 महीने बीत चुके थे उन्हें यहाँ आए हुए, और अब तक पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध स्थापित हो चुके थे। मोहम्मद भाई से उनका परिचय गहरा मित्रता में बदल चुका था। सतीश जी और मोहम्मद भाई भिन्न धर्मों के होते हुए भी सगे भाइयों से भी अधिक निकटता महसूस करते थे। मोहम्मद भाई का पुत्र इरफान और सतीश जी के बच्चे निशा और साहिल आपस में भाई बहनों की तरह घुल मिल गए थे। एक शाम जब निशा, साहिल और इरफान खेलते खेलते सामने के उस रहस्यमयी घर में जा पहुंचे, जो बाकी घरों से कुछ भिन्न और डरावना प्रतीत होता था। मोहल्ले में ऐसी चर्चाएं थी कि उस घर में एक जिन का वास है, जिसके चलते कोई भी उस ओर जाने का साहस नहीं करता था। जब सतीश जी अपने परिवार के साथ यहाँ आए थे, तब मोहम्मद भाई ने उन्हें इस घर के बारे में चेतावनी दी थी। मोहम्मद भाई ने बताया था, सतीश भाई,
आप तो सेना में है, जिन बिन पर विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन सामने वाला घर, सच में वहां एक प्राचीन जिन का साया है। वह 1000 साल पुराना जिन है, जिसने अब तक किसी को हानि नहीं पहुंचाई है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर मौलवी साहब और पीर दरगाह के बाबा ने मंत्रों और पाक जल से उसे उस घर में बांध रखा है। बच्चों को वहां जाने से रोकिए, क्योंकि बच्चों पर ऐसी आत्माओं का प्रभाव जल्दी होता है। हालांकि सतीश जी ने इसे हंसी में टाल दिया था, फिर भी बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें समझा दिया था कि उस घर की ओर न जाए, मगर बच्चे होते ही है ना, उन्हें बात मानने की आदत नहीं होती। खेलते खेलते जब वे उस रहस्यमय घर में घुसे, तभी अचानक निशा बेहोश हो गई। यह देख साहिल और इरफान भयभीत होकर घर की ओर भागे। साहिल ने घर पहुंचते ही जोर से चिल्लाया, मम्मी मम्मी, दीदी बेहोश हो गई। उसकी मम्मी घबराकर उसे साथ लेकर वहां पहुंची। उधर इरफान भी अपने माता पिता के साथ उस जिन वाले घर में पहुंच चुका था। सभी ने देखा कि निशा अब भी अचेत पड़ी थी। इरफान के पिता उसे उठाकर अपने घर ले गए। शाम का समय था जब निशा के पापा भी घर लौट आए थे। डॉक्टर को बुलाया गया और उन्होंने बताया कि निशा को कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए थे, इसलिए बच्ची का ध्यान रखने की सलाह दी। इधर मोहम्मद भाई ने इरफान और साहिल दोनों को डांटना शुरू किया। वे गुस्से में बोले, कहा था ना उस घर में मत जाना, वहां जिन्नात रहते हैं, फिर भी तुम वहां चले गए। कभी तो किसी की बात मान लिया करो। देखो अब क्या हो गया। डरे सहमे दोनों बच्चे चुपचाप डांट सुन रहे थे। तभी निशा के पापा ने हस्तक्षेप किया, अरे इरफान भाई, कोई जिन्न विन्न नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि कमजोरी के कारण ही निशा को चक्कर आया है। बच्चों के मन में इस तरह की बातें मत डालिए। मोहम्मद भाई ने जवाब दिया, सतीश भाई, आप भले ही न माने, लेकिन मैं मानता हूं। अगर आगे से तुम तीनों में से कोई भी उस घर की तरफ गया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझे? इतना कहकर मोहम्मद भाई घर के अंदर चले गए। उधर निशा को होश आ गया था और अब वह बिल्कुल ठीक लग रही थी। निशा की मां ने पूछा, निशा बेटा तुम ठीक हो ना? निशा ने जवाब दिया, हाँ मां, मैं ठीक हूं। लेकिन आप सब यहां मोहम्मद अंकल के घर में क्यों बैठे हैं? उसके पापा ने जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, खेलते खेलते तुम बेहोश हो गई थी तो हम तुम्हें यहां ले आए। अब चलो घर चलते हैं, आज हम सब पिज्जा खाएंगे। निशा की मां ने निशा की शर्ट की ओर देखा और पूछा, ये तुम्हारी शर्ट के बटन को क्या फंसा हुआ है? निशा ने जवाब दिया, मां, जब मैं उस घर में खेलने गई थी तो दरवाजे पर बहुत से धागे बंधे हुए थे। अचानक से मेरा शर्ट का बटन उनमें अटक गया। शायद बटन छुड़ाने के दौरान धागा टूटकर बटन के साथ रह गया होगा। निशा की मां ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और निशा को लेकर घर चली आई। उन्हें कहाँ पता था कि यह सिर्फ दरवाजे का धागा नहीं टूटा था। इस पवित्र धागे के टूटने से अब जिन्न भी आजाद हो चुका था। खैर, जिन्न क्या करेगा, ये तो बात की बात थी। लेकिन उस शाम सभी ने मिलकर पिज्जा खाया और खूब मस्ती की। अगले दिन सुबह सुबह जब निशा के घर की घंटी बजी तो निशा की मां ने बड़बड़ाते हुए कहा, इतनी सुबह सुबह कौन घंटी बजा रहा है? उन्होंने आवाज देकर सतीश से कहा, जरा देखो दरवाजे पर कौन है? सतीश ने दरवाजा खोला तो सामने एक सुंदर युवक खड़ा था। गोरा रंग, मध्यम आकार की नीली आंखें और ऊंची कद काठी वाले उस युवक की उम्र लगभग 20-21 साल की रही होगी। सतीश ने पूछा, हाँ कहिए। वह युवक बोला, जी, जो सामने वाला मकान है, मैं वहां रहने आया हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? 2-3 दिन के लिए मेरा सामान यहां रख लीजिए, जब तक मैं घर की सफाई करा लूं। उसके बाद मैं सामान ले जाऊंगा। सतीश ने युवक से कहा, क्या तुम्हें उस घर के बारे में पता नहीं है? लेकिन तुम हो कौन? युवक ने जवाब दिया, जी, मेरा नाम अंकित है और मैं उस घर में शिफ्ट होने आया हूं। सतीश बोले, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? यहाँ के लोग कहते हैं उस घर में जिन्न का साया है और तुम वहां रहने आए हो। अंकित बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूं प्लीज? मैं पिछले 2 दिनों से यात्रा कर रहा हूं, बहुत थक गया हूं। सतीश ने कहा, हाँ हाँ आओ। फिर उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी 1 गिलास पानी ले आओ। निशा ने कहा, अभी लाती हूं पिताजी। अंकित ने बात जारी रखते हुए कहा, सर
मैंने भी अपने मम्मी पापा से इस घर के बारे में सुना था। दरअसल ये घर मेरे परदादा जी ने बनवाया था, लेकिन जब मेरे दादाजी 12-13 साल के थे तब उस घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। अचानक से दादाजी बीमार रहने लगे। जब पता करवाया गया तो किसी ने बताया कि उस घर में जिन्न का साया है। दादाजी की जान बचाने के लिए परदादाजी ने वह घर छोड़ दिया। तब से वहां कोई नहीं रहता था। सतीश ने पूछा, तो बेटा तुम यहाँ क्या करने आए हो? अंकित ने रोंधे हुए गले से जवाब दिया, मेरे मम्मी पापा की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी 8 महीने पहले। हम किराए के मकान में रहते थे, लेकिन उनके जाने के बाद सब खत्म हो गया। मकान मालिक ने भी घर खाली करने को कह दिया। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो मुझे अपने परदादा जी के इस मकान का ख्याल आया। मुझे बस रहने के लिए एक घर चाहिए और अपने खुद के घर से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। ये कहते कहते अंकित की आंखों में आंसू आ गए। सतीश जी ने अंकित से कहा, अरे बेटा तुम रो मत, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी हालत। अगर तुम्हें उस घर में ही रहना है तो बस थोड़ा संभल कर रहना, और जहां तक सामान रखने की बात है तुम निश्चिंत होकर रख सकते हो। अंकित ने जवाब दिया, जी अंकल जी, वैसे तो मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, और मुझे लगता है कि जब हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। अच्छा अब मैं चलता हूं, आप प्लीज मेरा सामान देख लीजिए। पुष्पा, जो सतीश जी की पत्नी थी, दरवाजे के पास खड़ी यह सब सुन रही थी। जाने क्यों उन्हें अंकित कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने सतीश से कहा, सुनिए जी, मुझे वो लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ तो अजीब है उसमें। आपको उसका सामान रखने से मना कर देना चाहिए था। सतीश बोले, अरे भाई वो बेचारा इतनी मुसीबत में है और तुम हो कि यह सब बातें कर रही हो। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। 2 दिन बाद अंकित ने फिर दरवाजा खटखटाया। इस बार दरवाजा निशा ने खोला। अंकित ने पूछा, अंकल जी घर पर है? निशा ने जवाब दिया, क्या काम है पापा से और आप कौन है? अंकित ने बताया, मेरा नाम अंकित है और मेरा कुछ सामान यहाँ रखा हुआ है, मैं वही लेने आया हूँ। निशा ने कहा, अच्छा तो तुम वही हो जिनका सामान पापा ने मेरे कमरे में रखा है। रुको मैं पापा को बुलाती हूँ। निशा ने दरवाजे से ही अपने पापा को आवाज लगाई, पापा कोई बाहर आया है। सतीश जी दरवाजे पर आए और बोले, अरे अंकित अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? अंकित बोला, बस अंकल जी सामान लेने आया हूं। सतीश जी ने पूछा, घर की सेटिंग हो गई सारी? अंकित ने जवाब दिया, हाँ अंकल जी, वो पिछले 2 दिनों से वही काम चल रहा था। आपने देखा ही होगा, जो भी मरम्मत करवानी थी सब हो गई है। अब बस बाहर का थोड़ा सा काम बाकी है। एक बार सारा सामान शिफ्ट कर लूं फिर वो भी हो जाएगा। सतीश जी बोले, ठीक है, लेकिन बेटा तुम्हारा गुजर बसर कैसे होगा? कोई नौकरी वोकरी का सोचा है? अंकित ने जवाब दिया, जी अंकल जी, कल ही पापा के वकील का फोन आया था। उन्होंने बताया कि पापा ने मेरे नाम पर एक एफडी करवाई थी। साथ ही हमारी फैक्ट्री को एक बड़ी कंपनी फाइनेंस करना चाहती है। पापा का नाम काफी मशहूर था, तो उसी के आधार पर वो लोग बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं 50% पार्टनरशिप में। इससे इनकम तो आ ही जाएगी और मैं यहीं पर एक नया बिजनेस शुरू करने की भी सोच रहा हूं। सतीश जी ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी फैक्ट्री भी बच गई और अब खुद का कुछ काम भी करोगे। ये तो बढ़िया हुआ बेटा। अंकित बोला, जी अंकल जी, अब मैं चलता हूं, और वह अपना सामान लेकर चला गया। सतीश जी दरवाजा बंद करके अंदर आ ही रहे थे कि फिर से दरवाजे की घंटी बज गई। सतीश जी ने कहा, अरे अब कौन आ गया? दरवाजा खोला तो सामने मोहम्मद भाई खड़े थे। मोहम्मद भाई ने कहा, अरे सर जी, आज ड्यूटी पर नहीं गए? सतीश जी ने जवाब दिया, नहीं यार, आज छुट्टी ली है। काफी दिन हो गए थे, छुट्टी नहीं की थी। मोहम्मद भाई बोले, अरे बढ़िया है, मतलब सुबह की चाय आपके घर होगी? सतीश जी मुस्कुराते हुए बोले, यह भी कोई कहने की बात है? पुष्पा, जरा 2 कप चाय और नाश्ता ले आना, मोहम्मद मियाँ आए हैं। पुष्पा ने चाय और नाश्ता तैयार किया और काम में लग गई। मोहम्मद भाई ने बातों बातों में पूछा, सामने वाले घर में कोई रहने आया है क्या? सतीश जी ने जवाब दिया, हाँ, अंकित नाम है उसका, बड़ा ही सुलझा हुआ लड़का है। माँ बाप 8 महीने पहले गुजर गए और किराए के घर से भी निकाल दिया गया। बस इसलिए वो अपने परदादा का घर
जो उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया था अब वापस आया है, मोहम्मद भाई ने कहा। लेकिन न जाने क्यों मुझे उस लड़के को देखकर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे वो हमसे बहुत अलग है। ऐसा नहीं है कि कोई बुरा एहसास हो या कोई खतरे वाली बात हो, लेकिन फिर भी कुछ तो है उसमें, है ना भाई साहब? पुष्पा जो पास खड़ी थी कहने लगी। मुझे भी ऐसा ही लगा था उसे देखकर, लेकिन इन्हें तो मेरी बातें बेमतलब की लगती है। पुष्पा अंदर से बोलती हुई बाहर आई और सतीश जी से बोली, मुझे तो वो लड़का अजीब सा लगता है, कुछ सही नहीं लग रहा। सतीश जी ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम्हारे मन में उस घर को लेकर जो शक है उसी की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। मोहम्मद भाई बोले, हाँ यह भी हो सकता है। खैर छोड़ो, बस वो लड़का सलामत रहे। उधर अंकित अपने घर में एक लड़की की फोटो हाथ में लेकर खुद से ही बड़बड़ा रहा था। किसने सोचा था तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, और वो भी इस कदर कि मेरी दुनिया के सारे उसूल और कायदे तोड़कर मैं इस घर में यूं रहूंगा। पहले भी था इस घर में, लेकिन एक कैदी की तरह। पर तुम्हारी वजह से आज मैं आजाद हूं। अगर तुम्हारी कमीज की बटन से वो पाक धागा नहीं टूटता तो मैं आजाद नहीं होता। अनजाने में ही सही तुमने मुझे आजादी दिलवाई है, इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा कर्जदार रहूंगा, लेकिन वादा करता हूं कि हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अंकित के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने फोटो को देखते हुए कहा, निशा तुमसे मुझे प्यार हो गया है। मुझे पता है कि एक इंसान और एक जिन का प्यार मुमकिन नहीं हो सकता, पर मैं इसे मुमकिन बनाकर ही रहूंगा। बिना किसी जबरदस्ती के, बिना किसी जादू के मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से अपना बनाऊंगा। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। अंकित एक जिन्न था, लेकिन उसने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि जब से वो आजाद हुआ था तब से उसने लोगों की मदद ही की थी। उसे घर में कैद कर लिया गया था, पर अब निशा की वजह से वो फिर से आजाद हो गया था। कहा जाता है कि जब कोई जिन्न आपकी मदद करता है तो वो आपका कर्जदार बन जाता है, लेकिन अंकित का निशा के प्रति सिर्फ कर्ज नहीं बल्कि मोहब्बत भी बढ़ती जा रही थी। अब 1 साल हो चला था और मोहल्ले में भी अंकित की सबसे जान पहचान हो गई थी। सतीश और मोहम्मद भी अब उसे अपनी फैमिली की तरह मानने लगे थे। अंकित का सभी के घर आना जाना था, और चूंकि वो अकेला रहता था तो सब उसका ख्याल भी रखते थे। इसी बीच अंकित और निशा का मिलना जुलना भी बढ़ गया था। अंकित तो पहले से ही निशा से मोहब्बत करता था, और शायद अब निशा भी उसे पसंद करने लगी थी। निशा की उम्र ही ऐसी थी, 17-18 साल की। इस उम्र में अक्सर दिल में अलग अलग तरह के भावनात्मक बदलाव होते हैं। पहले तो निशा को अंकित पसंद नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे वो उसे पसंद करने लगी थी। अंकित की हल्की नीली आंखें उसे बहुत पसंद थी। दोनों का प्यार अब गहरा होता जा रहा था, और वे दोनों अब अक्सर साथ घूमने फिरने लगे थे। जब भी निशा और उसके परिवार पर कोई मुसीबत आती, अंकित हमेशा उनकी मदद के लिए पहुंच जाता। निशा को कभी कभी ये अजीब लगता कि अंकित कैसे हर जगह उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। एक दिन अंकित ने निशा के परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। निशा के माँ पापा को वो पहले से ही पसंद था, इसलिए उन्होंने उसे मना नहीं किया। लेकिन सतीश जी बोले, अरे बेटा, निशा अभी 18 साल की ही तो है, इतनी छोटी उम्र में शादी नहीं हो सकती। अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं अंकल जी, आपने हाँ कह दी, यही काफी है। शादी जब आप चाहें तब कर दीजिए। इस पर निशा की माँ बोली, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है। निशा की शादी भले ना हो, पर सगाई तो कर ही सकते हैं। सतीश जी ने हामी भरते हुए कहा, हाँ निशा की माँ सही कह रही हो, सगाई तो कर ही सकते हैं। मैं कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर सगाई की तारीख पक्की कर लेता हूँ। निशा ये सब सुन रही थी और मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। हफ्ते भर बाद सगाई का मुहूर्त निकला। सगाई में ज्यादा लोग नहीं बुलाए गए थे, बस आस पड़ोस के दोस्त और कुछ परिवार वाले ही शामिल हुए थे। मोहम्मद भाई अपनी फैमिली के साथ आए थे और सतीश जी की मदद कर रहे थे। सगाई बहुत अच्छे से हो गई और सभी बहुत खुश थे। धीरे धीरे सभी अपने अपने घर चले गए। बस निशा का परिवार, अंकित और मोहम्मद का परिवार वहीं रुक गया। बातें करते करते रात के 11:30 बज गए और वक्त का पता ही नहीं चला। अचानक अंकित ने आईने में खुद को देखा तो उसकी आंखें चमक रही थी। उसे याद आया कि आज पूर्णिमा की रात है।
और पूरे चांद की रात जिन्हों की शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। 12 बजे जिन्हों को कुछ समय के लिए अपने असली रूप में आना पड़ता है। 11:30 बज चुके थे। अंकित बिना कुछ कहे वहां से निकल गया और अपने घर की तरफ चला गया। लेकिन उसके अलावा एक और शख्स था जिसने उसकी चमकती हुई आंखें देख ली थी। वो और कोई नहीं, निशा की मां थी, जो चुपचाप अंकित के पीछे पीछे चल पड़ी। किसी का ध्यान इन दोनों की ओर नहीं गया। अंकित ने अपने घर में दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर लिया और सारे पर्दे भी खींच लिए, लेकिन एक पर्दा कोने से उठा रह गया। ठीक 12 बजे जब अंकित अपने असली रूप में आया, निशा की मां ने उसे देख लिया। उसका जिन्न वाला रूप देखकर वो जोर से चीखी और बेहोश होकर गिर पड़ी। चीख की आवाज सुनकर आस पड़ोस के सभी लोग इकट्ठा हो गए। सतीश जी, मोहम्मद भाई और बाकी लोग भी बाहर निकल कर आए। उन्होंने देखा कि निशा की मां बेहोश पड़ी है और अंकित उनके पास बैठा पानी छिड़क रहा है। सतीश जी घबराते हुए बोले, क्या हुआ पुष्पा को? अंकित ने जवाब दिया, पता नहीं अंकल जी, मैं तो बस बाहर आया था। एक अर्जेंट कॉल आई थी जिसे सुनने के लिए बाहर गया था। तभी अचानक मुझे चीखने की आवाज सुनाई दी और जब यहां आया तो आंटी जी बेहोश पड़ी थी। सतीश और अंकित ने मिलकर पुष्पा को उठाया और अंकित के घर के अंदर ले गए। उन्होंने डॉक्टर को भी बुला लिया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, यह किसी शॉक की वजह से बेहोश हुई है, चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है, सुबह तक होश आ जाएगा। रात भर सभी वहीं रुक गए। सुबह होते ही पुष्पा को होश आ गया। निशा अपनी मां के पास बैठी थी और बोली, मम्मी आप अब ठीक हो? सतीश जी ने भी पुष्पा के पास बैठते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? कल अचानक क्या हुआ था तुम्हें? पुष्पा डरी हुई अंकित की ओर देखती है और जैसे ही कुछ कहने वाली होती है, अंकित अपने जादू से पुष्पा की कल रात की सारी यादें मिटा देता है। अब उसे कुछ याद नहीं रहता कि उसने अंकित को जिन्न बनते हुए देखा था। सतीश जी फिर से पूछते हैं, बताओ तो क्या हुआ था कल रात? पुष्पा ने थोड़ा असमंजस में कहा, पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हम सब बातें कर रहे थे और उसके बाद क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा। सतीश जी बोले, कोई बात नहीं, ज्यादा सोचो मत, आराम करो। इसके बाद सब कुछ फिर से सामान्य हो गया और सभी अपने अपने घर चले गए। ऐसे ही 2 साल बीत गए और अंकित की असली पहचान अभी भी सबसे छुपी हुई थी। लेकिन एक दिन मोहम्मद भाई के घर एक बाबा आए। बाबा का चेहरा बेहद शांत और रूहानी था। मोहम्मद भाई ने सतीश जी और उनके परिवार को भी बुलाया बाबा से मिलने के लिए और अंकित को भी। मोहम्मद भाई ने सतीश जी से कहा, सतीश भाई, ये बाबा हमारे गांव के रहने वाले हैं। हमारे गांव में एक बहुत पुरानी दरगाह है पीर बाबा की। बाबा वहीं रहते हैं और वर्षों से पीर बाबा की सेवा करते आ रहे हैं। जब हम छोटे थे और गांव में रहते थे तो बाबा से मिलने मजार पर जाया करते थे। आजकल किसी काम से शहर आए थे तो मुझसे मिलने आ गए। सोचा आपसे भी मिलवाता चलूं। सभी ने बाबा को प्रणाम किया। तभी मोहम्मद भाई बोले, अरे अंकित नहीं आया अभी तक, उसे भी बाबा से मिलवा देते। सतीश जी ने कहा, हाँ उसे तो फोन कर दिया था, आता ही होगा। तभी अंकित दरवाजे पर आ गया। सतीश ने दरवाजे की तरफ देखा और कहा, अंकित आ गया। अंकित जैसे ही अंदर आया, बाबा को देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी छा गई। बाबा ने भी उसे देखते ही पहचान लिया कि वह इंसान नहीं बल्कि कुछ और है। मोहम्मद ने अंकित की पहचान बाबा से कराई। ये सतीश भाई का होने वाला दामाद है। अंकित ने बाबा को घूर कर देखा और बिना कुछ बोले घर से बाहर जाने लगा। तभी बाबा ने गुस्से भरी आवाज में कहा, रुको। बाबा की आवाज में गुस्सा सुनकर सभी लोग थोड़े परेशान हो गए। मोहम्मद भाई ने पूछा, क्या हुआ बाबा? बाबा ने कहा, कुछ नहीं, तुम सब यहां से जाओ, मुझे इस लड़के से अकेले में बात करनी है। मोहम्मद भाई ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन बाबा। बाबा ने फिर से कहा ना, सभी बाहर जाओ और जब तक मैं न कहूं कोई अंदर नहीं आएगा। सभी लोग बाहर चले गए। अब घर के अंदर सिर्फ बाबा और अंकित रह गए थे। बाबा ने अंकित की तरफ देखते हुए कहा, तू इंसानों के बीच क्या कर रहा है? देख, मैं जानता हूं तू एक जिन्न है, इंसान नहीं। बता, क्या मकसद है तेरा? और मैंने सुना है कि तू उस लड़की से शादी करने वाला है
जानता है ना, एक जिन्न और इंसान का मिलन क्या मतलब रखता है? अंकित ने कहा। बाबा, मेरा कोई गलत मकसद नहीं है। मैं उस लड़की से सच्चा प्यार करता हूँ। मैं पिछले 13 सालों से उस घर में कैद था, बिना किसी गलती के। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी मुझे कैद कर दिया गया। उस लड़की ने मुझे आजाद किया और मैं उसका कर्जदार हूँ। मैंने वादा किया है कि हमेशा उसकी हिफाजत करूंगा। आप भी जानते हैं कि जिन्न अपना वादा अधूरा नहीं छोड़ते। बाबा ने गंभीर होते हुए कहा, देख, मैं जानता हूं तू एक नेक दिल जिन्न है, इसलिए तेरे से बात कर रहा हूं, वरना अब तक तुझे राख में मिला चुका होता। लेकिन तू ये नहीं समझता कि एक जिन्न और इंसान का मिलन अल्लाह के बनाए नियमों के खिलाफ है। अंकित ने दृढ़ता से कहा, बाबा, आप चाहे तो मुझे अभी राख में मिला सकते हैं, लेकिन उस लड़की को मैं नहीं छोड़ सकता। उसकी हिफाजत का वादा किया है मैंने और उससे सच्चा प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि जिन्हों की दुनिया के नियम इस प्यार को मंजूर नहीं करते, लेकिन जो भी सजा होगी मैं मंजूर करूंगा, पर मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। ये एक जिन्न का वादा है। बाबा ने थोड़ी नरमी से कहा, ठीक है, तेरी बातों में सच्चाई नजर आ रही है, लेकिन अगर तेरे और उस लड़की के बीच मिलन हुआ और अगर उसकी कोख भारी हो गई तो तेरी औलाद उसकी सच्चाई सबके सामने ला देगी। तब मैं भी तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए समय रहते यहां से चला जा। अंकित ने कहा, अगर मेरी सच्चाई जानने के बाद निशा मुझे अपनाने से मना कर देगी तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। आप वादा करो बाबा, आप मेरी सच्चाई किसी से नहीं बताएंगे। बाबा ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तेरी सच्चाई किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर तू सच में उस लड़की से शादी करना चाहता है तो 10 दिन के अंदर शादी कर ले और शादी के बाद अगले 15 दिनों तक उसके करीब नहीं जाएगा। 16वें दिन जब पूर्णिमा की रात होगी तब तू अपने असली रूप में उस लड़की से मिलन करेगा। तभी तेरी जादुई ताकत का एक हिस्सा उस लड़की में समा जाएगा और वो तेरी औलाद को धारण करने लायक हो जाएगी। अगर तू ये सब कर पाया तो तेरा बच्चा इंसानों जैसा होगा और उसमें जिन्न के गुण नहीं होंगे। इसके बाद तेरी सच्चाई कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन अगर तू जो मैंने कहा वो नहीं कर पाया तो तेरी औलाद में जिन्न की शक्तियां होंगी और वो तेजी से बढ़ेगा। 9 महीने की जगह 5 महीने में ही इस दुनिया में आ जाएगा। ख्याल रखना, 25 दिन बाद पूर्णिमा की रात ही मिलन होना चाहिए। ये मौका 11 सालों में एक बार आता है। अगर इस बार चूक गया तो फिर अगले 11 साल बाद मिलेगा। अगर तू जिंदगी भर उस लड़की के साथ रहना चाहता है बिना अपनी सच्चाई सामने लाए तो यही वक्त है। उधर बाहर सभी लोग परेशान थे कि बाबा ने अंकित को अकेले में क्यों बुलाया। ऐसी क्या बात हो गई जो बाबा अकेले में अंकित से बात कर रहे थे? बाबा ने थोड़ी देर बाद सभी को अंदर बुलाया। इससे पहले कि कोई कुछ पूछता, उन्होंने खुद ही कहना शुरू कर दिया, अंकित एक बहुत अच्छा लड़का है, बस मुझे इसके आसपास किसी अनजान ताकत का आभास हुआ था, इसलिए मैंने इसकी नजर उतारने के लिए इसे अकेले में बुलाया था। अगर मैं ये सब पहले बता देता तो नजर उतारने में वो ताकत रुकावट डाल सकती थी, इसलिए बिना किसी को बताए ये करना जरूरी था। बाबा की बातें सुनकर सभी मान गए और फिर बाबा ने कहा, अगर हो सके तो इन दोनों बच्चों की शादी अगले 10 दिनों के अंदर ही करवा दो, इससे बहुत अच्छा होगा। इतना कहकर बाबा वहां से चले गए। सतीश जी थोड़े झल्लाते हुए बोले, अरे ये कैसे हो सकता है, ऐसे अचानक 10 दिनों में शादी करवा दें? निशा अभी सिर्फ 19 साल की है, इतनी जल्दी शादी कैसे करवा सकते हैं? और बाबा बस कहकर चले गए कि शादी करवाओ। मोहम्मद भाई समझाने लगे, सतीश भाई, बाबा बहुत बड़े ज्ञानी है, उनकी शक्तियों को मैंने खुद देखा है, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो कुछ सोच समझकर ही कहा होगा। सतीश जी ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन निशा अभी छोटी है, मुझे नहीं लगता कि वो अभी शादी के लिए तैयार होगी। पुष्पा बोली, एक बार उससे पूछ लेते हैं, क्या कहती है? वैसे भी शादी अब हो या 2 साल बाद, करनी तो अंकित से ही है, और अगर बाबा ने कहा है तो कुछ अच्छा सोचकर ही कहा होगा। मोहम्मद भाई ने हामी भरते हुए कहा, हाँ सतीश भाई, बाबा कुछ भी बिना मतलब के नहीं कहते, बाकी आपकी मर्जी है। सतीश जी ने अंकित की तरफ देखा और कहा, अंकित तुम्हें क्या लगता है? अंकित ने विनम्रता से कहा, अंकल जी, जैसा आप सब तय करेंगे मुझे वही मंजूर होगा।
अगर आप निशा की आगे की पढ़ाई की चिंता कर रहे हैं तो शादी के बाद भी मैं उसे पढ़ाई से मना नहीं करूंगा। मेरा काम भी अब अच्छा चल पड़ा है तो उसकी सारी जरूरतें पूरी कर सकता हो। अगर आप और निशा की मर्जी हो तो ही आप शादी के लिए सोचिएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हालांकि अंकित ने यह बात कह दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी चाहता था कि इन 10 दिनों में शादी हो जाए। मोहम्मद भाई फिर से बोले, सतीश भाई, शादी अब करो या 2 साल बाद, करनी तो है ही। और वैसे भी निशा कोई दूर नहीं जा रही, सामने वाली घर में ही तो जा रही है। सतीश जी ने हामी भरते हुए कहा, हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, एक बार निशा से भी पूछ लेते हैं। सतीश जी ने निशा को बुलाकर कहा, बेटा तुम बताओ, तुम्हारी क्या मर्जी है? निशा ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, पापा मैं क्या बोलूं, जैसा आप सबको सही लगे वैसा ही कीजिए। लेकिन मन ही मन वो भी यही चाह रही थी कि उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। वो भी अब इंतजार नहीं कर पा रही थी कि कब उसकी शादी अंकित से हो और दोनों साथ रह सकें। सतीश जी बोले, ठीक है, अगर तुम सबको सही लगता है तो मैं हमारे पंडित जी से बात करके देखता हूं। जब तक पंडित जी से बात नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं करेंगे। सतीश जी ने पंडित जी को फोन किया और सारी बात बताई। उन्होंने कहा, पंडित जी अब आप बताइए क्या किया जाए? पंडित जी ने जवाब दिया, देखो बेटा, बाबा जी बहुत ज्ञानी होंगे, उन्होंने जो 10 दिन का समय बताया है वो बहुत शुभ है। इन 10 दिनों में ऐसा संयोग बन रहा है जो सालों में एक बार ही आता है। अगर इन 10 दिनों में शादी होती है तो जिंदगी में हमेशा खुशियां भरी रहेंगी। सतीश जी ने थोड़ी चिंता जाहिर करते हुए कहा, लेकिन पंडित जी, निशा तो अभी 19 साल की है। पंडित जी ने समझाया, बेटा शादी कब होनी है ये हमारे हाथ में नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। और निशा की कुंडली में भी कम उम्र का ही योग बन रहा है। वैसे भी ये 10 दिनों का शुभ योग 11-12 साल बाद ही फिर से बनेगा। मैं तो कहता हूं शादी करवा दो, बाकी तुम्हारी मर्जी। सतीश जी ने पंडित जी से बात खत्म करते हुए कहा, ठीक है पंडित जी, नमस्ते। उधर घर में पुष्पा ने पूछा, सुनिए जी, पंडित जी ने क्या कहा? सतीश जी ने कहा, वो भी यही कह रहे हैं कि सालों बाद यह मुहूर्त आया है। अगर आने वाले 10 दिनों में शादी हो गई तो बहुत ही शुभ होगा। मोहम्मद भाई मुस्कुराते हुए बोले, देखा भाई, मैंने कहा था ना, बाबा कुछ भी बिना मतलब के नहीं कहते। अब चलो शादी की तैयारियां शुरू करो। सतीश जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाई, मैं भी यूं ही परेशान हो रहा था। वैसे भी हमारी बेटी कहाँ दूर जा रही है, सामने वाले घर में ही तो जा रही है। सतीश जी भावुक होते हुए निशा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हैं और कहते हैं, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, उसकी शादी हो रही है और पता भी नहीं चला। निशा भी अपने पापा के गले लग जाती है और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नीचे खड़े सभी लोग भावुक हो जाते हैं। खुशी के आंसू जो हर माता पिता की आंखों में अपनी बेटी की विदाई के वक्त आ ही जाते हैं। अंकित ने भी चैन की सांस ली। आखिरकार उसकी मोहब्बत उसे मिलने वाली थी। निशा ने अंकित की तरफ देखा और अंकित ने उसकी तरफ। दोनों की आंखों में खुशी की चमक थी। वे दोनों अब जल्द ही एक हो जाने वाले थे, वो भी कानूनी और सामाजिक रूप से। अंकित ने निशा को इशारे से बुलाया और ऊपर के कमरे में चला गया। निशा भी सबकी नजरें चुराकर धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चली गई। नीचे सभी शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। ऊपर निशा और अंकित एक दूसरे के सामने खड़े थे। निशा अंकित को देखकर अचानक शर्मा गई और अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। अंकित उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे निशा, तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? निशा शर्माते हुए बोली, क्योंकि अब हम पति पत्नी बनने जा रहे हैं। अंकित ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम नहीं जानती निशा, कब से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूं। अगर मेरा बस चलता तो कब की तुमसे शादी कर ली होती। बहुत प्यार करता हूं तुमसे निशा। तुम्हें नहीं पता कि मैंने अपनी दुनिया के सारे नियम, सारे कायदे तोड़कर तुमसे प्यार किया है। निशा थोड़ी हैरान होकर हंसते हुए बोली, अपनी दुनिया के नियम? मतलब तुम एलियन हो? और जोर से हंसने लगी। हंसते हुए वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अंकित उसे देखते हुए कहता है, तुम्हारी ये हंसी मुझे बहुत पसंद है। तभी अचानक निशा ने अंकित को धक्का देकर पीछे कर दिया। अंकित हक्का बक्का होकर बोला, अरे क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों धक्का दिया? निशा थोड़ा घबराई हुई आवाज में बोली,
तुम्हारी आंखें क्यों चमक रही थी? ये क्या हो रहा है? निशा की घबराहट देखकर अंकित को बाबा की बात याद आई कि पूरे चांद की रात से पहले वो निशा के करीब नहीं आ सकता। उसने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, अरे तुमने नोटिस किया? मैं तो तुम्हें बताने वाला था कि मैंने नए कॉन्टैक्ट लेंस लिए हैं, बस उन्हें पहनकर चेक कर रहा था। शायद लाइट की वजह से वो थोड़ा ज्यादा चमक रहे थे। मैंने भी पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब समझ आया। अंकित ने यह कहानी बनाकर निशा को समझाने की कोशिश की और निशा उसकी बातों में आ भी गई। इधर नीचे शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। दिन बीतते गए और वो खास दिन भी आ गया जिस दिन उनकी शादी होनी थी। मंडप में अंकित बड़ी बेसब्री से निशा का इंतजार कर रहा था। जब निशा लाल जोड़े में सजी संवरी मंडप में आई तो वो ऐसी लग रही थी मानो चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। उसकी माँ उसकी सुंदरता की तारीफें करते नहीं थक रही थी और पापा बस नम आंखों से अपनी बेटी को निहार रहे थे। निशा ने अंकित के पास आकर बैठते हुए एक नजर उसे देखा और दोनों मुस्कुरा दिए। शादी की सभी रस्में विधिवत पूरी हो गईं। विदाई का समय आया तो निशा की माँ, पापा, मोहम्मद भाई और पूरा परिवार नम आंखों से उसे विदा कर रहे थे। हालांकि वो सामने वाले घर ही जा रही थी, लेकिन बेटी की विदाई हर माता पिता के लिए भावुक पल होता है। विदाई के बाद निशा और अंकित अपने नए घर की ओर चले गए। वहां पहुंचते ही दोनों घर के अंदर गए और निशा अपने कमरे में बैठी सोचने लगी। वह थोड़ी नर्वस थी, सोच रही थी, आज वेडिंग नाइट है, बस थोड़ा रिलैक्स कर लो, सब ठीक होगा। अंकित भी उसके पास आकर बैठ गया और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की उम्मीद में मुस्कुराते हुए हाथ थाम लिया। निशा अपने आप से ही बातें कर रही थी, मैं इतना नर्वस क्यों हो रही हूँ? मुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरी शादी मेरी पसंद के इंसान से हो रही है। तभी अंकित कमरे में आता है। उसे देखकर निशा फिर से नर्वस हो जाती है। अंकित मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सारी रस्मों और तैयारियों में थक गई हो, तुम थोड़ा आराम कर लो और सो जाओ, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। इतना कहकर अंकित निशा के माथे को प्यार से चूमता है और कपड़े बदलने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब अंकित बाहर आता है तो देखता है कि निशा ने अभी तक कपड़े नहीं बदले। वह हंसते हुए कहता है, अरे निशा, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? निशा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, क्या बताऊं, सारा सामान तो मम्मी वाले घर में रह गया, यहाँ पहनने को कुछ भी नहीं है। अंकित सिर खुजलाते हुए कहता है, अरे सॉरी, ये तो मैं बिल्कुल भूल ही गया, लेकिन 2 महीने पहले मैंने तुम्हारे लिए एक नाइट ड्रेस खरीदी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। निशा मुस्कुराते हुए पूछती है, अच्छा, लेकिन कैसी ड्रेस है? अंकित थोड़ा झिझकते हुए कहता है, वो थोड़ी मतलब नहीं, काफी छोटी है, तुम खुद ही देख लो। अंकित नाइट ड्रेस लेकर आता है। निशा उसे देखकर हंसते हुए कहती है, ये क्या है? ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम एक है ना। ऐसा कहकर निशा ड्रेस पहनने चली जाती है। जब निशा बाहर आती है तो अंकित उसकी तरफ देखता रह जाता है। निशा भी उसके इस आकर्षण को महसूस करती है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के पास आते हैं, लेकिन जैसे ही अंकित निशा के करीब जाने लगता है उसे बाबा की बात याद आ जाती है। वह अचानक रुक जाता है और पीछे हट जाता है। निशा थोड़ी हैरान होकर पूछती है, क्या हुआ अंकित? अंकित झूठ मूठ कहते हुए जवाब देता है, कुछ नहीं, बस माँ पापा से बात करते समय एक रस्म के बारे में सुना था। हमारे घर में शादी के 15 दिनों तक दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। निशा थोड़ी चौंकते हुए कहती है, ऐसी रस्म मैंने तो कभी नहीं सुना। अंकित कहता है, मुझे भी नहीं पता था, माँ से ही सुना। ये रस्म इसलिए होती है ताकि लड़के और लड़की की आने वाली संतान बुरी शक्तियों से बच सकें। निशा थोड़ी गंभीर होकर कहती है, अच्छा, अगर माँ ने कहा है तो कुछ तो वजह होगी। वैसे भी हर परिवार की अपनी अपनी रस्में होती है। कोई बात नहीं, वेडिंग नाइट तो 15 दिनों बाद भी मनाई जा सकती है। निशा की इस बात पर अंकित मुस्कुराते हुए कहता है, अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। अच्छा, अब तुम सो जाओ, बहुत थक गई हो। वैसे भी कहीं मेरा इरादा न बदल जाए और 15 दिन का इंतजार न कर पाऊं। ऐसा कहकर अंकित निशा को छेड़ता है और दोनों हंसने लगते हैं। आधी रात बीत चुकी थी। अंकित, जो असल में एक जिन्न था,
को रात के समय अपनी नमाज अदा करनी होती थी। वो चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर नमाज पढ़ने चला गया। इधर निशा की अचानक नींद खुल जाती है। वह देखती है कि अंकित कमरे में नहीं है और बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है। थोड़ी डरी हुई निशा उठकर उन आवाजों की तरफ बढ़ती है। उसे लगता है कि आवाजें दूसरे कमरे से आ रही है। वह हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही दरवाजा खोलने को होती है, किसी का हाथ उसके कंधे पर आ जाता है। निशा घबरा जाती है और बिना मुड़े जोर से चिल्लाने लगती है, भूत, भूत। अचानक पीछे से आवाज आती है, निशा, क्या हुआ? कौन सा भूत? क्यों चिल्ला रही हो? निशा रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है कि अंकित खड़ा है। उसे देखते ही निशा तुरंत उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। वह रोते रोते कहती है, अंकित, तुम कहाँ चले गए थे? मैं बहुत डर गई थी। अंकित उसे प्यार से संभालते हुए कहता है, अरे बाबा, मैं तो बस किचन में कुछ खाने चला गया था। भूख लग रही थी, लेकिन तुम कब जागी और उस कमरे की तरफ क्यों जा रही थी? निशा थोड़ा सहमी हुई कहती है, मुझे उस कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। मुझे लगा तुम हो, इसलिए। अंकित हंसते हुए कहता है, तुम पागल हो गई हो। उस कमरे में कोई नहीं है। चलो अब जाकर अपने रूम में सो जाओ। निशा कमरे की तरफ चली जाती है और अंकित राहत की सांस लेते हुए उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। अंकित और निशा के बीच 15 दिन का समय धीरे धीरे बीत जाता है। आज वो दिन आ गया था जब पूरा चांद आसमान में चमक रहा था। निशा बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब वो और अंकित करीब आ सके, लेकिन अंकित उसे छेड़ते हुए कहता है, अभी थोड़ी देर और बाकी है निशा। निशा थोड़ी नाराज होते हुए कहती है, कितनी देर और अंकित? कितना इंतजार करूंगी? तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। ये कितना मुश्किल है, तुम जानते भी हो। अंकित मुस्कुराते हुए कहता है, थोड़ा और सब्र कर लो निशा, आधी रात होते ही हम एक हो जाएंगे। आखिरकार आधी रात हो जाती है। दोनों के मिलन का समय आ गया था, लेकिन अंकित अचानक गंभीर हो जाता है। वह निशा का हाथ पकड़कर कहता है, निशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एक सच है जो तुम्हें बताना चाहता हूं। निशा उसे उत्सुकता से देखती है और कहती है, हाँ बोलो ना अंकित। अंकित की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, पहले तुम वादा करो निशा, मेरा सच जानने के बाद भी तुम मुझसे नफरत नहीं करोगी। निशा थोड़ी हैरान होती है, लेकिन हंसते हुए कहती है, अरे बोलो तो सही, मैं तुमसे वादा करती हूं। अंकित गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं इंसान नहीं हूं निशा, मैं एक जिन हूं। मैं तुम्हें धोखे में रखकर तुम्हें अपना नहीं बनाना चाहता था, इसलिए आज तुम्हें सब सच बता रहा हूं। निशा हंसते हुए कहती है, क्या? तुम ये क्या मजाक कर रहे हो अंकित? जिन विन कुछ नहीं होते। तुम हमेशा कुछ नया लेकर आते हो मुझे तंग करने के लिए। अंकित गंभीर होकर कहता है, निशा, ये मजाक नहीं है, मैं सच में जिन हूं। अगर मैं तुम्हें पूरे चांद की रात में अपने असली रूप में मिलन करता हूं, तो हमारी संतान एक आम इंसान की तरह जन्म लेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी संतान भी एक जिन पैदा होती। मैं चाहता था कि तुमसे बिना कुछ छुपाए ही तुम्हें अपना बनाऊं। इतना कहते ही अंकित अपने असली रूप में आ जाता है। निशा की हंसी एक पल में डर में बदल जाती है। वह जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। अंकित निशा के बेहोश होते ही उसकी तरफ बढ़ता है और उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है। पूरी रात वह उसके पास बैठा रहता है, उसका हाथ पकड़े हुए। अंकित को अब इस बात की परवाह नहीं थी कि वह जिन है, उसे सिर्फ निशा की फिक्र थी। सुबह होते ही निशा को होश आता है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है और अंकित को अपने असली रूप में देखती है, वह घबराकर दूर हट जाती है। उसकी आवाज कांपती हुई होती है, दूर रहो मुझसे, तुमने मुझसे धोखा किया, मेरे प्यार के साथ खिलवाड़ किया, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अंकित उसकी बात सुनकर दुखी हो जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो निशा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। तुम जो भी सजा दोगी मैं उसे कबूल कर लूंगा। निशा गुस्से में कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी सच्चाई ये होगी। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर रही हूँ। मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी, फिर देखती हो तुम कैसे बचते हो। इतना कहकर निशा जाने लगती है, लेकिन अंकित उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, निशा प्लीज
ऐसा मत करो। माना मैं तुम जैसा नहीं हो, लेकिन मेरे जज्बात और मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है। तुम चाहो तो मेरी सच्चाई सबको बता दो, लेकिन मुझसे नफरत मत करो। मैं अपने जिन्हों की दुनिया के सारे असूल तोड़कर तुम्हारे पास आया हूं, सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए। निशा गुस्से से कहती है, बस करो, और कितना झूठ बोलोगे? तुम्हारा तो अस्तित्व ही झूठा है। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। अंकित निराश होकर कहता है, ठीक है, जाना है तो जाओ, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। अगर मैं इतना बड़ा बुरा इंसान होता तो उस दिन जब मोहम्मद चाचा के घर बाबा आए थे, तब उन्होंने मेरी सच्चाई क्यों नहीं बताई? निशा थोड़ी रुकती है और हैरानी से पूछती है, कहना क्या चाहते हो तुम? अंकित ने बात शुरू की, जैसे तुम्हारे इंसानों में कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ बुरे, वैसे ही हमारी जिन्हों की दुनिया में भी कुछ जिन अच्छे होते हैं और कुछ शैतानी होते हैं। अगर मैं बुरा होता तो वो बाबा मुझे उसी वक्त राख में बदल देते। उन्होंने मेरी सच्चाई मेरे अंदर देखी और तभी मुझे अकेले में ठहरने को कहा था। मैं एक सच्चा जिन्न हूं और एक दिन अल्लाह के किसी भी नेक बंदे के सामने झूठ नहीं बोल सकता, चाहे वो नेक हो या बुरा। इसलिए मैं बाबा से झूठ नहीं बोल सकता था। अगर मेरे अंदर बुराई का कोई अंश होता तो क्या वो हमारी शादी को 10 दिनों में होने की इजाजत देते? उन्होंने तो मुझे धुएं में बदलकर यहां भेजा था, और अगर मुझे कुछ गलत करना होता तो अब तक मैं कर चुका होता। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। अगर मुझे जिन्हों की दुनिया के सबसे खतरनाक जहन्नुम में भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, पर तुम मुझसे नफरत करके खुद से अलग मत करो। मुझे पता है कि शायद तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैंने अपनी सच्चाई तुमसे छिपाई थी। हाँ, मैं एक जिन्न हूं, लेकिन मैंने अपनी ताकत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। तुम चाहो तो सबको बता दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन एक बार सोच लो कि क्या मैंने तुमसे प्यार करके कोई गुनाह किया है? अगर यह गुनाह है तो तुम हर वादे से, हर रिश्ते से आजाद हो। कहते हुए अंकित रोने लगा और घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। निशा ये सब सुन रही थी। उसकी नजरें अंकित की नम आंखों पर टिकी हुई थी। उन आंखों में उसे सिवाय सच्चाई के कुछ नजर नहीं आया। निशा ने समझ लिया था कि अब उसे क्या करना है। वो दौड़कर अंकित के गले लग गई और बोली, तुम्हें क्या लगा मैं इस बात से नाराज हूं कि तुम जिन्न हो? नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि तुमने मुझसे अपनी सच्चाई छिपाई। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिन्न हो या इंसान, लेकिन कल रात जब तुम जिन्न के रूप में मेरे सामने आए तो मैं डर गई थी और सोचने समझने की हालत में नहीं थी। लेकिन अब तुम्हारी बातें सुनने के बाद मैं सच कह रही हूं, तुमसे अच्छा साथी मुझे नहीं मिल सकता। मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ। कल रात को तुमने अपनी पूरी जिंदगी का सच मुझसे छिपा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। प्यार तो प्यार होता है, चाहे वो जिन्न हो या इंसान। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अंकित निशा की बात सुनकर बहुत खुश हो गया और उसे अपने गले से लगा लिया। उसके मन से एक बड़ा बोझ उतर गया और दोनों एक दूसरे के गले लग गए और बिना किसी झूठ के एक नए रिश्ते की शुरुआत की। अगले दिन अंकित ने निशा को एक पैकेट दिया। निशा ने पूछा, इसमें क्या है? अंकित ने कहा, खुद देख लो। निशा ने पैकेट खोला तो उसमें 2 टिकटें थी। उसने पूछा, ये किसकी टिकट है? अंकित ने जवाब दिया, ये हमारे हनीमून की है। निशा खुशी से बोली, हम घूमने जाएंगे? और बहुत उत्साहित हो गई। अंकित ने कहा, हाँ, हम जर्मनी जाएंगे। निशा ने कहा, लेकिन उसमें तो बहुत खर्चा होगा ना? अंकित ने हंसते हुए कहा, तुम भूल गई कि तुम्हारा पति एक जिन्न है और उसके पास बहुत सी शक्तियां हैं। तुम्हें किस बात की टेंशन है? निशा ने कहा, ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी के सामने ये मत कहना कि तुम कौन हो। अगर किसी ने सुन लिया तो तुम जानते हो क्या होगा, और मैं किसी भी हालत में तुम्हें खोना नहीं चाहती। अंकित ने वादा किया, अब ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, सॉरी। निशा ने कहा, ठीक है, लेकिन हम जर्मनी नहीं जाएंगे बल्कि शिमला जाएंगे। मेरा सपना है कि एक बार शिमला घूमने जाऊं। अंकित ने कहा, जैसा आप चाहें, हमें जगह से क्या लेना देना, बस जहां तुम खुश हो मैं भी वही खुश हूं। निशा ने कहा, अच्छा ठीक है, कब चलना है? अंकित ने जवाब दिया, कल सुबह की फ्लाइट है। निशा ने कहा, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है, चलो जल्दी से शॉपिंग कर लेते हैं। अंकित ने हंसते हुए कहा, किसने कहा कि कपड़े नहीं है?
निशा ने कहा, सब भारी भरकम सूट है, वो मैं नहीं पहन सकती। अंकित ने हवा में हाथ घुमाया और सामने कई कपड़े प्रकट हो गए। निशा ने आश्चर्य से कहा, यह कैसे हुआ? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अंकित हंसते हुए बोला, अब इन सब की आदत डाल लो, मैं तुम्हें हर वो चीज लाकर दूंगा जो तुम्हारे दिल में ख्वाहिश होगी। बस एक चुटकी में सब हाजिर कर दूंगा। निशा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ही है कि तुम जिन न हो, मेरा तो फायदा ही फायदा है। अंकित छेड़ते हुए बोला, अरे कल तो मुझे छोड़कर जाने की धमकी दे रही थी, अब क्या हुआ? निशा ने शर्माते हुए जवाब दिया, वो तो बस मैं घबरा गई थी, छोड़ो ये सब। अब मैजिक से शॉपिंग हो गई तो अब बैग भी पैक करा दो। अंकित ने मजाकिया लहजे में कहा, जैसा हुक्म आपकी मलिका। दोनों खुशी खुशी सामान पैक करने लगे और अगले दिन सभी से मिलकर शिमला के लिए रवाना हो गए। शिमला पहुंचते ही दोनों ने होटल में अपना सामान कमरे में रखा, फ्रेश होकर खाना ऑर्डर किया। निशा ने थकान भरी आवाज में कहा, मैं बहुत थक गई हूं। फ्लाइट तो ठीक थी, लेकिन ये बस का गोल गोल घूमता रास्ता, मेरे तो चक्कर आने लगे। अंकित ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम खाना खाकर आराम कर लो, सुबह उठकर घूमने चलेंगे। निशा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सच में, खाना आ जाए और फिर बस सो जाना है। दोनों खाना खाकर सो गए। अगले दिन उन्होंने पूरा दिन शिमला में घूमने और शॉपिंग करने में बिताया। जब शाम को वे होटल के कमरे में लौटे तो निशा कमरे की साज सज्जा देखकर हैरान रह गई। कमरा कैंडल लाइट और बैलून से सजा हुआ था। निशा ने उत्सुकता से पूछा, ये किसने किया? अंकित ने हंसते हुए कहा, और कौन करेगा? निशा ने फिर पूछा, लेकिन कब? तुम तो मेरे साथ ही थे। अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, सुबह होटल वालों को कहा था कि शाम तक रूम को सजा देना, और देखो उन्होंने कर दिया, तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। निशा ने खुश होते हुए कहा, यह बहुत अच्छा लग रहा है अंकित, थैंक यू। अभी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अंकित ने रूम सर्विस को कॉल किया और वे शैंपेन की बोतल और गिफ्ट्स लेकर आ गए। निशा ने खुशी से पूछा, इतना सब कुछ किस खुशी में? अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? अंकित ने गिफ्ट बॉक्स निशा को दिया। निशा ने जब बॉक्स खोला तो उसमें एक प्यारी सी ड्रेस थी। निशा ने हैरानी से कहा, यह क्या है? अंकित ने मजाक में कहा, जूती है, देख नहीं रही? निशा हंसते हुए बोली, ड्रेस है, लेकिन ये तो नई ड्रेस नहीं लग रही। अंकित ने शरारत भरे अंदाज में कहा, यार इतनी प्यार से लेकर आया था, सोचा था कितनी अच्छी लगोगी इसमें, अगर पसंद नहीं तो फेंक दो। निशा ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा गुस्सा क्यों होते हो, मैं अभी पहन कर आती हूं। फिर निशा ने दूसरा गिफ्ट खोला, जिसमें एक गोल्ड रिंग और एक गोल्ड चैन थी, जिसमें दोनों की तस्वीर लगी हुई थी। निशा ने खुश होकर कहा, यह तो बहुत सुंदर है। अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें अच्छा लगा। अंकित ने निशा को रिंग और चैन पहना दी और निशा भावुक हो गई। जब तक निशा ड्रेस चेंज कर रही थी, तब तक अंकित ने बेड के सामने टेबल पर शैंपेन की बोतल सजाकर रख दी। जब निशा बाहर आई तो अंकित उसे देखता ही रह गया। निशा ने हंसते हुए पूछा, कैसी लग रही हो? अंकित ने प्यार से कहा, जैसा मैंने सोचा था, एकदम खूबसूरत। निशा शर्मा गई। अंकित ने निशा का हाथ पकड़ा और उसे बैठाकर शैंपेन के गिलास में शैंपेन भरी। दोनों ने एक साथ सिप किया। फिर अंकित ने रोमांटिक म्यूजिक लगा दिया और निशा के सामने घुटनों पर बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर डांस करना शुरू कर दिया और एक दूसरे के और करीब आ गए। आज एक अजीबोगरीब मुलाकात हुई, जिसमें एक जिन्न और एक इंसान के बीच का रिश्ता आकार ले रहा था। वो रात उनके मिलन की गवाह थी और अगली सुबह उनके जीवन की एक नई शुरुआत का आगाज। निशा अब भी गहरी नींद में थी और अंकित उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए उसकी खूबसूरती में खोया हुआ था। ऐसा लगता था जैसे निशा अब उसकी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। जब निशा जागी तो अंकित को सामने देखकर हल्के से मुस्कुरा दी। दोनों अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थे। अपने हनीमून के कुछ दिन बाद वे जयपुर लौट आए। घर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को वो तोहफे दिए जो वे उनके लिए लाए थे। परिवार से मिलकर वे बेहद खुश थे और आखिरकार अपने घर लौटे। घर पहुंचते ही
अचानक निशा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे उल्टियां और चक्कर आने लगे। अंकित घबरा गया। उसने अपने जादू से निशा को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। जादू की नाकामी ने अंकित को हैरत में डाल दिया। फिर वह फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने निशा का मुआयना किया। अंकित चिंतित होकर पूछने लगा, डॉक्टर साहब, निशा ठीक तो है ना? उसकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। इस स्थिति में कभी कभी कमजोरी और चक्कर आना आम बात है। अंकित थोड़ा उलझन में बोला, मतलब? डॉक्टर ने जवाब दिया, आपकी पत्नी गर्भवती है? यह सुनकर अंकित की सांसें तेज हो गईं। डॉक्टर के जाने के बाद अंकित ने निशा के पास जाकर बताया, तुम प्रेग्नेंट हो? निशा ने खुशी के साथ कहा, अरे ये तो खुशी की बात है। लेकिन अंकित गंभीरता से बोला, निशा, हमारी शादी को अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है और तुम 4 हफ्ते की गर्भवती हो। निशा ने हक्का बक्का होकर कहा, क्या कह रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है? अंकित ने गंभीरता से कहा, यह मजाक नहीं है, डॉक्टर ने यही कहा है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमें बाबा की बात माननी चाहिए थी। उन्होंने कहा था कि हमारा मिलन सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही हो सकता है, लेकिन हमने अनजाने में ये नियम तोड़ दिया। मुझे अभी बाबा से मिलना होगा। अंकित ने जल्दबाजी में घर छोड़ दिया और निशा पीछे से आवाज लगाती रह गई। अंकित सीधे मोहम्मद चाचा के पास पहुंचा और उनसे बाबा से मिलने की गुहार लगाई। मोहम्मद चाचा ने कहा, अरे क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? बाबा से क्यों मिलना चाहते हो? अंकित ने संजीदगी से कहा, चाचा, कुछ बहुत जरूरी बात है। कृपया बाबा से बात करके उन्हें बुला लीजिए। थोड़ी देर बाद मोहम्मद चाचा ने बताया कि बाबा 3 दिन बाद जयपुर आएंगे। अंकित ने चाचा को धन्यवाद दिया और वापस घर चला गया। 3 दिन बाद जब बाबा आए तो अंकित उन्हें अपने घर ले गया। बाबा ने पूछा, कहो अंकित, क्यों बुलाया मुझे? अंकित ने घबराते हुए सब कुछ बाबा को बता दिया। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये तुमने क्या कर दिया? अंकित, मैंने तुम्हें साफ साफ समझाया था कि जिन्न होने के नाते तुम्हारा मिलन केवल पूर्णिमा की रात को हो सकता है, लेकिन तुमने ये नियम तोड़ा। अब तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इससे क्या मुसीबतें आने वाली है। बाबा ने बताया, गैर वक्त मिलन की वजह से तुम्हारा एक हिस्सा निशा की कोख में आकार ले चुका है। अगर मेरी बात मानी होती तो बच्चा सामान्य होता, लेकिन अब यह बच्चा जिन्न की शक्तियों के साथ पैदा होगा। यही कारण है कि यह बच्चा इतनी जल्दी बढ़ रहा है। इस समय उसे अस्तित्व में ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो 4 हफ्तों का हो चुका है और इसका जन्म भी 9 महीने की बजाय 5 महीने में हो जाएगा। बाबा ने आगे चेतावनी दी, ये तो बस शुरुआत है। जो आगे होने वाला है उसके लिए तैयार रहो। जिन्नात की दुनिया के खिलाफ जाकर तुमने अपनी मोहब्बत को अपनाया है, लेकिन इस गलती की सजा अब तुम्हें और निशा को भुगतनी पड़ेगी। लेकिन हां, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो कोई भी सजा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। बाबा ने फिर समझाया, जिन्नात की दुनिया के नियमों के मुताबिक अगर किसी जिन्न और इंसान का मिलन होता है तो उनकी पहली औलाद जिन्नात की दुनिया का बादशाह या मलिका बनेगी। इसका मतलब है कि तुम्हारा बच्चा जिन्नात की दुनिया पर हुकूमत करेगा। तुम्हारे द्वारा की गई उस चूक का कारण मैं समझाता हूं। जब मैंने कहा था कि पूर्णिमा की रात को ही यदि तुम्हारा मिलन होता है तो तुम्हारी संतान एक सामान्य इंसान के रूप में जन्म लेगी और उसका जिन्नात की दुनिया से कोई संबंध नहीं रहेगा। लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से अब तुम्हारी संतान जिन्न की शक्तियों के साथ जन्म लेगी और वही संतान जिन्नात की दुनिया पर हुकूमत करेगी, जिसे बाकी जिन्न कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। सदियों से जिन्नात इस ताकत को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इसे एक बच्चे के हाथों में इतनी आसानी से नहीं आने देंगे। बाबा ने गंभीर स्वर में आगे कहा, जो जिन्न अल्लाह को खुद से ऊपर मानते हैं उनसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है, परंतु यहाँ पर अच्छे जिन्नों की तुलना में बुरे जिन्नों की संख्या अधिक है। वे हर हालत में तुम्हारी संतान को जन्म लेने से पहले ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। सामने बैठी निशा भी बाबा की बातों को गंभीरता से सुन रही थी। अंकित ने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन बाबा, क्या कोई रास्ता है? मैं निशा और अपनी संतान को खोना नहीं चाहता। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई रास्ता तो नहीं है। मेरे पास अब सिर्फ अल्लाह की ही आस है। तुम्हें अपनी बीवी की हर हालत में हिफाजत करनी होगी
ताकि कोई भी बुरी ताकत उसे नुकसान न पहुंचा सके। इसके साथ ही तुम्हें दोनों मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें अपने पीर बाबा की दरगाह पर ले चलूंगा। वहां कोई जिन्न अपनी ताकत नहीं दिखा सकता। अंकित ने घबराते हुए पूछा, लेकिन बाबा, बाकी सबको हम क्या कहेंगे? जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी तो वे क्या करेंगे? बाबा ने समझाते हुए कहा, चिंता मत करो। माना कि तुम एक जिन्न हो पर नेक भी हो, मैं सबको समझा दूंगा। बाबा निशा और अंकित को निशा के घर लेकर गए, जहां उसके माता पिता और मोहम्मद भाई को भी बुलाया गया। अंकित की सच्चाई जानकर सभी घबरा गए। निशा के पिता ने गुस्से में कहा, बाबा, आपने इसे यहां क्यों लाया? इसने हमारी बेटी की जिंदगी खतरे में डाल दी है। आप इसे अपने मंत्रों से फूंक दीजिए और हमारी बेटी की कोख में पल रहे जिन्न को गिरवा दीजिए। हम अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। निशा ने दृढ़ता से कहा, नहीं मम्मी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अंकित ने मुझसे शादी के तुरंत बाद ही सब कुछ बता दिया था। मुझे सब पता था कि हमारे एक होने पर क्या मुश्किलें आ सकती हैं। अगर आपने अंकित को कुछ भी किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मोहम्मद भाई ने शांत स्वर में कहा, सतीश भाई, मुझे लगता है कि अंकित एक नेक इंसान है। अगर वो बुरा होता तो अब तक निशा को छोड़ चुका होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह यहां तक निशा के साथ है तो जरूर उसकी नीयत अच्छी होगी। बहुत समझाने के बाद सभी ने अंकित को स्वीकार कर लिया और उसे बाबा के साथ दरगाह पर भेजने के लिए तैयार हो गए। बाबा उन्हें दरगाह पर लेकर गए और वहां एक कमरे में उन्हें रहने की व्यवस्था कर दी। बाबा ने बताया कि वे एक ऐसे फकीर को जानते हैं जो जिन्नात की दुनिया के बहुत से रहस्यों को जानते हैं और जिन्नों पर काबू पा सकते हैं। अगले दिन बाबा उस फकीर को बुलाते हैं। फकीर ने अंकित को देखते ही समझ लिया कि वह एक नेक जिन्न है और निशा को देखते ही जान गया कि उसके भीतर एक जिन्न की संतान पल रही है। फकीर ने अंकित से कहा, तुझे अपनी दुनिया के कायदे पता नहीं थे? एक जिन्न और इंसान कभी एक नहीं हो सकते। अंकित ने जवाब दिया, मुझे सब पता था फकीर बाबा, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि मेरी संतान भी एक जिन्न होगी और जिन्नात के तख्त की इकलौती दावेदार बनेगी। आप मेरी मदद कीजिए। फकीर बाबा ने कहा, देख, मुझे इस दरगाह के बाबा ने सब कुछ बता दिया है। तू एक नेक जिन्न है और तेरी मोहब्बत सच्ची है, इसीलिए मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। कोई भी जिन्न तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन एक जिन्न है जो सबसे पुराना है और इस वक्त हजारों साल का है। वह जिन्न ऐसा ताकतवर है कि उसके सामने बाकी जिन्न थर थर कांपते हैं। उसकी ताजपोशी अगले पूर्णिमा की रात को होनी थी, लेकिन तेरी संतान उसकी राह में बाधा बन रही है। अब वह हर हाल में उसे खत्म करने की कोशिश करेगा। फकीर बाबा ने गंभीरता से कहा, वो बहुत ताकतवर है, मैं भी उसका सामना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर तू उससे समझौता करने को तैयार हो तो हो सकता है वह तेरी संतान को छोड़ दे, पर उसके बदले में वह कुर्बानी मांगेगा। एक जान के बदले एक जान। अंकित ने कहा, फकीर बाबा, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। फकीर बाबा ने कहा, मैं जानता हूं कि तेरी संतान में जिन्न की शक्तियां तेरी वजह से है, लेकिन अगर तू खुद जिंदा नहीं रहेगा तो तेरे साथ वो शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी और तेरी संतान एक साधारण इंसान बन जाएगी। अगर तू अपनी जान की कुर्बानी दे देगा तो तेरी औलाद महफूज रहेगी, नहीं तो वो उसे मार डालेगा। अंकित ने कहा, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, बस मेरा बच्चा सलामत रहे। फकीर बाबा ने कहा, ऐसे अपनी मर्जी से कुर्बानी नहीं दी जा सकती। तुझे जिन्न की शर्तों पर ही कुर्बानी देनी होगी। हम जिन्न को उस रात बुलाएंगे जब चांद पूरा होगा, क्योंकि उसी रात जिन्न अपनी असली शक्ल में आते हैं, और तुझे भी कुर्बानी अपने असली रूप में ही देनी होगी। तुम्हारी बीवी हमारे पास सुरक्षित रहेगी जब तक तुम अपनी कुर्बानी नहीं दे देते। निशा ने विरोध करते हुए कहा, नहीं बाबा, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अंकित को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उसे कुर्बानी नहीं करने दूंगी। निशा ने फकीर की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। फकीर बाबा निशा को मजार के अंदर एक कमरे में ले गए और कहा कि उन्हें निशा से अकेले में बात करनी है। उन्होंने निशा को एक गहरा राज बताया जिससे जिन्न को खत्म किया जा सकता है, और ये काम सिर्फ निशा ही कर सकती है, क्योंकि वह पहली इंसान है जो जिन्न की औलाद को अपनी कोख में रखे हुए है। फकीर बाबा ने निशा को एक खास खंजर दिया और कहा, मैं अंकित को कुर्बानी देने के लिए कहूंगा और वो अपनी कुर्बानी देगा, जिससे तुम्हारी औलाद एक आम इंसान बन जाएगी। लेकिन यह अधूरा राज है,
और जिन्न को इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो यह भी नहीं जानता कि अंकित की कुर्बानी उसका अंत बनने वाली है। जब पूर्णिमा की रात को अंकित जिन्न के रूप में अपनी कुर्बानी देगा तो तुम उसे इसी खंजर से मारोगी। फकीर बाबा ने निशा को आगे की योजना समझाई और कहा, ये राज तुम सिर्फ अपने तक ही रखोगी, किसी को भी नहीं बताओगी, यहाँ तक कि अंकित को भी नहीं। अगर अंकित को यह पता चला तो जिन्हों की किताब में यह राज दर्ज हो जाएगा, क्योंकि यह उनका नियम है कि जो भी उनकी दुनिया का राज जानता है वह किताब में दर्ज हो जाता है। निशा ने वादा किया कि वह इस राज को किसी को भी नहीं बताएगी और वैसा ही करेगी जैसा फकीर बाबा ने कहा। इसके बाद दोनों बाहर आ गए। अंकित ने पूछा, क्या हुआ बाबा, आप निशा को अंदर क्यों लेकर गए थे? फकीर बाबा ने कहा, कुछ नहीं, बस उसे समझा रहा था कि यह कुर्बानी कितनी जरूरी है, लेकिन वह मान नहीं रही थी, इसलिए मैंने उसे जादू से काबू में कर लिया है, जब तक तुम कुर्बानी न दे दो। अंकित ने कहा, आपने सही किया बाबा, मैं कुछ भी हो जाए अपनी बीवी और बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर अंकित फूट फूट कर रोने लगा। निशा ने पूछा, अंकित तुम क्यों रो रहे हो? अंकित ने कहा, कुछ नहीं निशा, तुम बस अपना ख्याल रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आखिरकार वह रात आ गई जब अंकित अपनी कुर्बानी देकर अपने बच्चे और निशा को बचाएगा। फकीर बाबा ने निशा और अंकित को सामने बैठाकर उस बुरे जिन्न को बुलाया। वह जिन्न बहुत ही विशाल और डरावनी आंखों वाला था। उसके लंबे नाखून और भयानक रूप देखकर निशा डर गई। अंकित ने निशा को गले से लगाकर उसे संभाला। जिन्न ने पूछा, बता फकीर, क्यों बुलाया है मुझे? पहली बार तुझे हराया था तब भूल गया, उस वक्त छोड़ दिया था, लेकिन अब की बार नहीं। फकीर बाबा ने कहा, तुमसे एक समझौता करने के लिए बुलाया है। जिन्न ने भयानक हंसी के साथ कहा, मुझसे समझौता? कैसा समझौता? फकीर बाबा ने निशा की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इस लड़की को जानते हो? जिन्न ने कहा, नहीं, कौन है ये? फकीर बाबा ने कहा, यह वही लड़की है जो जिन्नात के होने वाले बादशाह को जन्म देने वाली है। इसके अंदर जिन्न की औलाद सांसें ले रही है। जिन्न जोर जोर से हंसने लगा और कहा, तूने तो मेरा काम आसान कर दिया। मैं इसकी तलाश में था, लेकिन तू इसे खुद मेरे सामने ले आया। अब मैं इसे मार दूंगा ताकि उस नन्हे बादशाह को इस दुनिया में आने का मौका ही न मिले। फकीर ने कहा, इसीलिए तुझे बुलाया है, एक समझौता करने के लिए। इसकी जिंदगी के बदले में जो तू कहेगा वो तुझे मिलेगा। अंकित ने कहा, हाँ, मेरी औलाद और मेरी बीवी को छोड़ दे, मैं तेरी शर्तें मानने को तैयार हूं। जिन्न ने कहा, तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? मेरे से समझौता करना इतना आसान नहीं है, कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या तू दे पाएगा? अंकित ने कहा, हाँ, मैं अपनी जान की कुर्बानी दूंगा, बस मेरी औलाद को बख्श दे। जिन्न ने कहा, ठीक है, बख्श दूंगा, लेकिन मुझे भी कुर्बानी में तेरी औलाद की जान के बदले जान चाहिए। तू देगा अपनी जान की कुर्बानी? तेरी शक्तियां तेरी औलाद में है। जब तू ही नहीं रहेगा तो तेरी औलाद की शक्तियां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी और वह एक साधारण इंसान बन जाएगी। बता, मंजूर है? अंकित ने कहा, हाँ, मंजूर है। तू जो कहेगा मैं सब मानूंगा, लेकिन वादा कर, इसके बाद तू मेरी बीवी और बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिन्न ने कहा, वादा किया, आधी रात होते ही तू अपने असली रूप में आकर कुर्बानी देगा। अंकित ने कहा, ठीक है। आधी रात हो गई और अंकित की कुर्बानी का समय आ गया। निशा जोर जोर से रो रही थी। वह अंकित के पास जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फकीर बाबा ने अपनी शक्ति से उसे रोक रखा था। अंकित अपने असली रूप में आ गया। फकीर बाबा ने उसे वह खंजर दिया जिसे अंकित ने अपने दिल में आर पार कर दिया। लहूलुहान अंकित जमीन पर गिर पड़ा और फकीर बाबा ने निशा को इशारा किया। निशा तुरंत दौड़कर अंकित के पास गई और उसी खंजर को अंकित के दिल में और गहराई तक उतार दिया। फिर वह भी अंकित के पास जमीन पर गिर पड़ी। फकीर बाबा ने तुरंत निशा के दिल से खंजर निकाला और उसे उस जिन के हाथ में पड़ी अंगूठी के बीचों बीच मार दिया। वह अंगूठी जिसने उसने अपने दिल को कैद किया हुआ था, अचानक जिन जलने लगा और वह जोर जोर से चीखने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकता। उसकी चीत्कार चारों ओर गूंज उठी और देखते ही देखते जिन राख बन गया।
फकीर बाबा ने वह राख उठाई और उसे अपने साथ लाए पवित्र जल में मिला दिया। राख पानी में घुलकर गायब हो गई और इसके साथ ही उस जिन का अंत हो गया। थोड़ी देर बाद अंकित को होश आया। खुद को पहले जैसा देखकर वह हैरान हो गया, लेकिन निशा अब भी बेहोश थी। निशा के सीने के घाव को देखकर अंकित घबराया और दौड़कर उसके पास गया। उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठी। निशा की ऐसी हालत देखकर अंकित उसके सीने पर सिर रखकर रोने लगा। जैसे ही अंकित की आंखों से आंसू निशा के घाव पर गिरे, घाव भरने लगा और निशा होश में आ गई। होश में आते ही निशा ने अंकित को गले से लगा लिया। फिर वह उठकर सीधे फकीर बाबा के पास गई और उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। बाबा, यह सब आपके कारण ही हुआ है। आपने हमारी जिंदगी वापस लौटाई है। यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। फकीर बाबा ने कहा, और बच्चा, अगर सर झुकाना ही है तो उस ऊपर वाले के सामने झुका। मैं तो उसका सेवक हूं, जैसा वो कहता है वैसा ही करता हूं। यह कहकर फकीर बाबा वहां से चले गए। अंकित को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह कैसे वापस पहले जैसा हो गया और निशा बेहोश क्यों थी? और सबसे बड़ी बात, वह जिन कहाँ गया? अंकित ने निशा से पूछा, निशा, मैं जिंदा कैसे हूं और वह जिन कहाँ गया? मैंने तो अपनी जान उसे दे दी थी ना? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुमने जान दी थी, लेकिन कैसे दी? ऐसे कैसे तुम जाने देते? इसलिए फकीर बाबा और मैंने मिलकर उस जिन को मार दिया। अंकित ने चौंकते हुए पूछा, मार दिया? लेकिन कैसे? निशा ने समझाते हुए कहा, तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें जिन के साथ समझौता करने से मना कर रही थी और बाबा मुझे अंदर ले गए थे? अंकित ने हाँ में सिर हिलाया। निशा ने कहा, बाबा ने मुझे बस में नहीं किया था, बल्कि इसलिए ले गए थे ताकि मैं जिन को मारने में उनकी मदद कर सकूं। बाबा ने बताया था कि वह जिन इतना ताकतवर है कि कोई उसे नहीं मार सकता। उसने बहुत लोगों पर जुल्म किया था, उसकी शक्तियां शैतानी हो गई थी। निशा ने आगे बताया, एक दिन उस जिन की नजर एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की इतनी मासूम और पाक थी मानो खुद भगवान ने उसे जमीन पर भेजा हो। उसने उस लड़की को जादू से अपना बना लिया और जबरदस्ती उससे संबंध बनाए। जब वह लड़की जादू से बाहर आई तो बहुत देर हो चुकी थी। वह मां बनने वाली थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वह खुद भी जीने के काबिल नहीं थी। उस जिन ने उस लड़की की जिंदगी को नरक बना दिया। उसकी ताकत इतनी थी कि वह लड़की उससे बच नहीं पाई। लेकिन मां तो मां होती है। उस लड़की ने अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद को मार डाला। जाते जाते उसने उस जिन को बद्दुआ दी कि एक दिन उसकी मौत ऐसे ही होगी जब उसकी औलाद के खून से सना खंजर उसके दिल के आर पार हो जाएगा। बाबा ने मुझे बताया कि जब तुम अपने सीने में खंजर मारोगे तो मुझे भी उसी खंजर को अपने सीने में मारना होगा। हमारे खून से सना खंजर ही उस जिन का अंत करेगा। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, इसलिए मैं भी तुम्हारे पास नीचे गिर गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।